हेलो, मैं श्री अशोक कुमार। आज हम डिस्कस करने जाएंगे। आज जो पेपर डिस्कस हम करेंगे 30 जन और शिफ्ट 1 का पेपर आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इस पेपर में क्या अपने पास किस तरह से चीज़ें पूछी गई हैं और कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है, क्योंकि कमिंग एग्ज़ाम जब आपके आएंगे, आगे एग्ज़ाम आएंगे, उसमें भी इस शीट का ज़रूर यूज होगा। इसलिए ध्यान से इसको आपको देखना है और समझने की कोशिश करना है हर क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन है द स्ट्रेट लाइन, सी द स्ट्रेट लाइन कट ऑफ इंटरसेप्ट ए बी। कहानी ये इसकी है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ए लेंथ बी लेंथ कट कर रही है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उसका एरिया गिवन है, तो कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। ये क्वेश्चन अपना है। अब देखते हैं किस तरह इसको अप्रोच करेंगे हम। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें दिया था वो नोटिस करना था, अदरवाइज ऑप्शन डिफरेंट आ जाएंगे। पहला ऑप्शन देखिए, ये एक लाइन अपनी आ रही है, ये कितना एंगल बना है, देखिए ऐसा ये एंगल उसने दिया है कि π/6 फ्रॉम द वाई एक्सिस। कहां से? π/6 फ्रॉम द वाई एक्सिस से बना रही है। ये आपका π/3 हो जाएगा एंगल, दिस एंगल बिकम द π/6। अपने पास गिवन क्या है, दिया क्या है अपने पास, ये दिया है, देखो ये दिया है एरिया गिवन है, इसका मतलब 1/2, दिस 1/2 AB is given 98, ये रिटर्न हियर अपॉन 3 √3 इज गिवन, ये दिया हुआ अपने को। क्लियर? इसका मतलब हमें चाहिए क्या चाहिए था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्वेश्चन में हमें चाहिए, तो हमें अप्रोच ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए। हमें एक रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, तो हम दूसरे रिलेशन की बात सोचेंगे। वो देखिए यहां से आ जा रहा है, इस ट्रायंगल को यदि हम ठीक से देखें, यूज करें, तो tan π/6 की वैल्यू b/a, देन b a इक्वल टू √3 इंटू b विल कम। देन ये रिलेशन को हमने यूज किया, यहां रख दिया, इसमें ला करके रखने के बाद यहां से b स्क्वायर आ जाएगा, इवन हमने b ले लिया, जब b आ गया तो आराम से यहां से a आ जाएगा। इन सिंपल क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हम ले लेंगे, ये आंसर आ गया। क्लियर? 392/3 आंसर आएगा। तो मोस्टली ये क्वेश्चन तो आसान है, बस एक बात इसमें ध्यान जो रखनी थी, ये वाई एक्सिस से π/6 एंगल दिया हुआ है, आप π/6 इसको लेंगे तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, इसको किया जा सकता है। कह रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिलेशन दिया है ए बी बी सी दिया है, इसमें कम से कम कितने एलिमेंट हम ऐड कर दें कि क्या बन जाए, ये सिमेट्री भी बन जाए, ट्रांसिटिव भी बन जाए, ये देखना है। बड़ा सिंपल बात है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं किस तरह हम कर सकते हैं इसको। देखिए बहुत सिंपल है, हमारा क्वेश्चन था RAB BC, ये दो सेट दिए हुए थे, हम कम से कम कितना ऐड करेंगे से बिकम सिमेट्री। सिमेट्री के हमने क्या किया, ए और बी है, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, ए बी है तो बी ए हो जाएगा, बी सी है तो सी बी हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो गया। ये दो एलिमेंट हमें और ऐड कर दें इसमें तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। नाउ अब हमें ट्रांसिटिव का रिलेशन हमारे पास है। ट्रांसिटिव रिलेशन के बारे में तो बहुत क्लियर आइडिया हमें है ऑलरेडी कि ट्रांसिटिव रिलेशंस क्या करते हैं हम, तो हमें मालूम है ट्रांसिटिव में जैसे ए आर बी है, आर बी है, बी आर सी है, तो क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, ए आर सी होना चाहिए। यानी ए बी है, आपका बी सी है, तो ट्रांसी होने के ये होगा, तो ए सी भी मौजूद होना चाहिए। बस यही कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट में आप देखो, आपको ए सी ए बी, देखो ए बी अपने पास है और यहाँ बी ए है, तो ए होना चाहिए, आगे हमारे पास ऐड कर दिया हमने। देखो यहाँ बी सी है, यहाँ सी बी है, तो बी भी आ जाना चाहिए। क्लियर? ए सी है तो हमें सी ए भी आएगा, देख लो ए सी है तो हमें यहाँ सी ए भी चाहिए, सी ए भी आ गया। ये पूरी बात ध्यान से देखें तो सी सी भी आ जाएगा। और इसको देखें कितने आपको ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी मिनिमम आपके नंबर्स कितने ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, 7 एलिमेंट जरूरत पड़ेगी, यानी यही आंसर हो जाएगा।
ये आसान क्वेश्चन था, सिंपल था, इसको बनाया जा सकता था लिमिटेड टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप सोचते हैं हम लोग। ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आया है प्रोबेबिलिटी पर आया है। कह क्या रहा है वो देखने की जरूरत है। कह क्या रहा है ये देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपने डाइस तो देखा ही है, डाई पर जनरली 1 2 3 4 5 6 बने रहते हैं, लेकिन इसने चेंज कर दिया है फेस को। इसने क्या किया है, वो कह रहा है कि -2, यानी डाई जब होती थी, अपनी याद है डाई अपनी होती थी तो एक पर 1, एक पर 2, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5, एक पर 6 होता था, लेकिन इसने चेंज कर दिया। वो कह नहीं, हमारे डाई पर क्या होगा, -2 होगा, -1 0 1 2 और 3 बने रहेंगे। 6 फेस जो होते हैं उन पर आपने चेंज कर दिया है। अब चेंज करने के बाद वो कह रहा है कि अब टॉस करो, अब फेंको इसको, थ्रो करो। कितने बार थ्रो करना है, 5 टाइम्स थ्रो करना है, 5 बार थ्रो करो। लेकिन जब थ्रो करके अब 5 बार देखोगे और सारे नंबर जो दिखेंगे उन नंबर के मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, ये कहानी इसकी है। इसको देखते हैं किस तरह से हम थ्रो करेंगे, क्या क्या नंबर आएंगे तो हमारा पॉजिटिव केस होगा। इसको देखो, आप करेंगे क्या, इसमें देख लो आप। ये कह रहा है ये तो फेस की वैल्यू जिसे हमने डिस्कस किया, फेस हो गया। अब करें क्या, जैसे आप थ्रो कर रहे हैं 5 बार करेंगे तो पांचों बार में हो सकता है सभी फेस पर ऑल टाइम्स पॉजिटिव नंबर आ जाएं, ऑल टाइम्स पॉजिटिव नंबर आ जाएं। अब ये क्वेश्चन सिंपल बना लिया कि ऑल नंबर्स पॉजिटिव होंगे, ऑल नंबर्स पॉजिटिव होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। हमारे पास पॉजिटिव नंबर कितने हैं भाई, 3 है, 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। सिर्फ 3 नंबर हैं। अब ऐसा क्वेश्चन बना लेते हैं कि मान लो हमने 5 टाइम्स हमने थ्रो किया, उसमें सिर्फ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बहुत क्लियर है, जब भी पहले बार हम थ्रो करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, यानी पांचों बार क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर यानी आना चाहिए। इसका मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, यानी पांचों बार पॉजिटिव आ रहा है तो 5C5। क्लियर। हर बार, यानी हर बार, हर केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3 पॉजिटिव हैं, टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो 3/6। कितने बार ये काम कर रहे हैं, तो 5 टाइम्स। तो 3/6 इंटू 3/6 इंटू 3/6, यानी 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ऑल पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, जिसमें 1 2 3 आएंगे। सेम मैनर में ये भी हो सकता है कि 3 टाइम्स पॉजिटिव हो, 2 बार निगेटिव हो, 2 टाइम्स निगेटिव हो। यानी इसका कहने का मतलब है कि 3 टाइम्स पॉजिटिव एंड 2 टाइम्स निगेटिव का मतलब क्या है, आप ध्यान दो। यानी हमने टॉस किया, 2 बार निगेटिव आ गया, सपोज -2 -1 आ गया, और ये इसके बाद 3 बार पॉजिटिव आ गया। सभी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल जो हमारा रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, 5 में से 3 पॉजिटिव निकाल लेते हैं, 5C3, यानी 5 बार में 3 बार पॉजिटिव आएगा। किस बार कितने केसेस बनेंगे, 5C3 बनेंगे, और 3/6 प्रोबेबिलिटी होगी कितने बार, 3 बार, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब दूसरा, जब 3 बार ये आ गया, ऑटोमेटिक ये 2 आपका ऑलरेडी आ जाएगा। ये इसका मतलब ये 2 बार ये आएगा। ये कितने बार, 6 में, तो 2/6, यानी 2/6 हो गया। कितने बार आना चाहिए इसको, 2 बार, इसलिए 2/6 इंटू 2/6 कर लिया, ये आंसर आ गया। ठीक। अंतिम केस क्या बनेगी कि एक पॉजिटिव आए, यानी एक पॉजिटिव सिर्फ आए एक बार, मतलब थ्रो कर रहे हैं 5 बार, एक बार पॉजिटिव आने की, और 4 बार निगेटिव। 4 बार निगेटिव आएगा तभी तो पॉजिटिव बना रहेगा। यानी 2 -2 -1 -2 -1, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चारों निगेटिव हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। आइए एक और पॉजिटिव ले लिया हमने, यानी 4 बार निगेटिव, एक बार क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव। अब इसकी केस 5 में से एक बार पॉजिटिव आना है तो 5C1। ठीक। ऑटोमेटिक 4 केस लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 4 केस हमारी निगेटिव के होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6। कितने बार, 4 बार। ये कितने बार, एक बार। मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, आप ये सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा। आपको इतना सोचना था, ये किया जा सकता था, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन था, कर सकते थे हम लोग। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If A, B, C are three non-zero vectors and n is unit vector perpendicular to C, n यूनिट वेक्टर है, C के परपेंडिकुलर है, A B n में रिलेशन दिया हुआ है, एक बात A भी दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है हमसे ये देखते हैं। पूछने क्या करा है कि C क्रॉस A क्रॉस B का मॉडुलस की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं, अप्रोच कैसे कर सकते हैं। आप ध्यान दो, इसमें आपको क्या लाना था, आपको क्या लाना था, इसमें आपको लाना था ये, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, C क्रॉस A क्रॉस B की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। इसका फॉर्मूला याद हमें है, C डॉट B एंड ये बाहर निकल जाता था, ये बैठा है, ये बाहर आके बैठेगा, ये दोनों आपस में C डॉट A हो जाएंगे। अब कहानी है, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो हमें मालूम है क्वेश्चन में दिया है कि C डॉट B की वैल्यू 12 दिया है, ये 12 रख दिया, 12 आ गया। अब यहाँ देखिए, हमें C डॉट A की खोज में निकलनी पड़ेगी कि C डॉट E कैसे हमारा आएगा, इसका हम खोज करेंगे। अब इसको खोज C डॉट E लाने के लिए हम कहाँ से अप्रोच करें, तो एक रिलेशन ये गिवन है, हमें लग रहा है कि C डॉट A इसमें ले लें, C डॉट A ले लिया हमने, अल्फा C डॉट B C डॉट N, C और N की कहानी तो बहुत क्लियर थी, C डॉट N आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 होनी चाहिए, यानी 0 है। क्लियर। अब इसको भी गायब कर दिया हमने यहाँ से, C डॉट A की वैल्यू हमारे पास देखा जाए जिसकी जरूरत थी वो आ गई यहाँ पर, C डॉट A, ये 12 हो गया। इन्हें C डॉट A की वैल्यू अल्फा 12 अल्फा आ गया। अब इसको उठाएंगे, जिसकी खोज में थे वो मिल चुका है, यहाँ लाके 1 में रख दिया हमने, सॉरी 1 में रख दिया। अब क्या हो गया, ये रखने के बाद 1 में यहाँ पुट कर दिया तो ये फाइनली आ गया। अब समस्या अभी भी बनी हुई है, क्योंकि 2A, अच्छा ये 12 कॉमन लेने का मन होगा, हमने कॉमन ले लिया, ये हट जाए तो हमारा कम बन जाए। इसका मतलब ये है, ये रिलेशन जो हमारा दिया है, इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए ए बी को, तो ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, अब माइनस एन हो जाएगा। मॉड लेते ही इसकी कहानी 1 बन जाएगी, यानी 1 हो गया, यानी आंसर क्या आ गया अपना, 12 आ गया, आंसर 12 आ गया। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, जस्ट थोड़ा सा कंसंट्रेट करके और थोड़ा सा एडजस्ट करना था, ये क्वेश्चन आराम से बन सकता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन तो आ गया, जो हमेशा पूछा जाता है, वो ऑलरेडी हमारे सामने आ गया। ये 2 बातें इसमें बोल दें पहले हम, ये कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट ये दे रहा है, दोनों स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, और कह रहा कौन सही, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या था, टोटोलॉजी का मतलब हमेशा सही हो, हमेशा कुछ भी हो जाए ये स्टेटमेंट हमेशा सही होगा, चाहे P कुछ भी हो, Q कुछ भी कहे, R कुछ भी कहे, हम तो सही होंगे हमेशा। दिस द टोटोलॉजी। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से हम ये सही, हमारा S1 सही हो रहा है कि नहीं, दिस ऑलवेज टोटोलॉजी है कि नहीं। हम क्या करेंगे कि हम बनाने जाएंगे, इसको थोड़ा सा समय लगा करके बनाएंगे, इसका ट्रू टेबल। क्या बनाएंगे, ट्रू टेबल बनाइए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आपको शो कर रहा हूं, जैसे देखिए, हमें S1 हमारा स्टेटमेंट ये था, S1 स्टेटमेंट हमारा ये था, इसका हम ट्रू टेबल बनाने जा रहे हैं। थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन एकदम सही आएगा। ठीक, हमने 3 है, इसके 2 ट्रू फॉल्स, इसके ट्रू फॉल्स, इसके ट्रू फॉल्स, कितने केस बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 केसेस बनानी है और दिमाग लगाते रहना है। ठीक, क्योंकि एकदम आपको क्या करना है कि इसको जो है, ये वैल्यू को हमें उल्टा चलेंगे, हम इस वैल्यू को फॉल्स दिखाने की कोशिश करेंगे। यदि फॉल्स हो गया कहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हमारे काम का नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक, हमने सपोज बाई चांस हमने केस लेना शुरू किया, यहाँ दिख रहा है सब कुछ, पहला केस मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। सपोज ये भी सही है अपनी जगह, ये भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है, इसको थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर करके ऐसे लिख दिया है, लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
आप देखो, इसको मैं डायरेक्ट भी कर दे रहा हूं। यदि P ट्रू है, RQ ट्रू है, तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा, जो हम लोग को मालूम है। क्लियर, ये भी ट्रू हो गया। आगे देख सकते हैं, इसको जो है, इस स्टेटमेंट को हमने इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है, ये है कि ये आपका, इसको यदि हम देखें, सिर्फ इसको देखें, ये ट्रू है, P ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा भैया। R क्या गिवन हमने लिया है, ट्रू लिया है, तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। उसका R जो होगा वो ट्रू होगा, या इवन डायरेक्टली यहां से भी हम कर सकते थे, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, इसका मतलब ये भी ट्रू होगा। बस इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। मैं उस केस को डिस्कस कर दे रहा हूं जहां से हमारा आंसर आ जाएगा। आप ध्यान दो, इस केस को सपोज ये पहले ही आप ले लेते तो ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। P फॉल्स हो गया, Q ट्रू हो गया, T फॉल्स हो गया। अब कहानी इसकी देखते हैं। हम तो ये कह रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यही से मैं कर दे रहा हूं। P देखिए आपका फॉल्स है, Q आपका ट्रू है, तो ओवरऑल ये ट्रू हो गया। क्लियर, लेकिन हम लोगों को मालूम है कि यदि ये फॉल्स हो गया तो पूरी कहानी सी क्या हो जाएगी, अपनी फॉल्स हो गया भाई, ये पूरा फॉल्स हो गया। ठीक, इस तरह से ये ट्रू है। अब इन दोनों कंबाइंड करते ही ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपका ट्रू है, तो इसका पता है इसके टेबल में, ये फॉल्स हो गया। हमने पूरा करके, हमने सपोज संयोग से हमने इसको ले लिया, हमारा एक लाइन में आंसर आ गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब हुआ कि S1 क्या हो गया हमारा, S1 ट्रू नहीं हुआ। क्लियर, S1 ट्रू नहीं हुआ, ये क्लियर हो गया हमें। ठीक, अब इसको बनाना था, फिर S1 तो हमने डिस्कस कर दिया, ऑलरेडी नोटेड है। S2 के बारे में सोचते हैं, S2 को देखते हैं। S2 कहानी क्या है, S2 तो ऐसे करा टोटोलॉजी हुआ कि नहीं, इसमें भी 8 बनेंगे। आपको यदि आप सोचें, दिमाग लगाएं कि यार कहीं इसको गलत कर सकते हैं क्या, सेम केस है। ध्यान से आप देखते, एक्सपेरिमेंट इस तरह से करते कि जिसके लिए वो फॉल्स हुआ था उसी केस को पहले हम लेते, तो हमारा काम बन जाता और समय कम लगता। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है। यहां देख लीजिए, ये फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स होगा, एकदम क्लियर है। ये आपका ट्रू हुआ, अभी हमारी बात हुई थी कि ये भी क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। यानी सभी ट्रू नहीं हुआ, इसका टोटोलॉजी नहीं हुआ। क्लियर, तो इसमें बस ये है कि ट्रू टेबल आपको बनानी थी, ट्रू टेबल बनाइए, और ये केसेस बना करके थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करते तो 8 केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको 1-2 केस फॉल्स वाला ट्रू वाला लेकर के आप देखते। हम तो हमें बनाना होता तो सिर्फ फॉल्स का बनाता, फॉल्स ट्रू, ट्रू का देखता नहीं। ठीक, आप एक्सपेरिमेंटली किया हमने, ये आपका फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये भी टोटोलॉजी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाइदर S1 नॉर S2 क्या हो गया हमारा, ये सही हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही है। ठीक, आप देखो, इसको ध्यान से देखो कि कह रहा है कि एक पैराबोला दे रहा है which is nearest to the point 033, then distance between P from the directrix of this पैराबोला। बहुत सिंपल है, ये मिनिमम की बात कर रहा है ना, पैराबोला की मिनिमम की बात कर रहा है, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है। क्या करते थे हम लोग, क्या सोचते थे हम लोग, नॉर्मल के बारे में सोचते थे। हमारा पैराबोला, यानी ये हमारा जो पैराबोला है, तो ये पैराबोला हमारा ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, y² इक्वल टू x/4, ऐसे लिख सकते हैं। यदि इसको बनाना हम चाहें तो ऐसे बनेगा, देखो भाई, ऐसे बन जाएगा ये पैराबोला। ये पैराबोला बनाने की बहुत जरूरत नहीं, फिर भी हमने ड्रा कर दिया, ऐसे बनेगा। एक पॉइंट उसने Q कहा है, Q यहां पर है भाई, Q है हमारा 033 है। क्लियर, 33 है। कह रहा है इससे एक लाइन आगे बढ़ाओ, ऐसी लाइन जिसके लिए ये डिस्टेंस, मान लो ये P है, ये PQ क्या होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए, यानी मिनिमम होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है इसका मतलब हर हाल में मेरे को P पॉइंट चाहिए,
क्योंकि आगे क्वेश्चन में कहा है कि P की ज़रूरत हमें है। अब क्वेश्चन में P कैसे आएगा और किस तरह से ये नॉर्मल ये डिस्टेंस मिनिमम करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये पता है कि यहाँ से जो नॉर्मल होगा, जो लाइन नॉर्मल होगी, जहाँ कट करेगी वही डिस्टेंस सबसे कम होता है। क्लियर। अब हमारा एम है क्या, नॉर्मल में निकाल लो, नॉर्मल का इक्वेशन ही लिख लेता हूँ। ठीक, क्लियर कट। इक्वेशन नॉर्मल का लिखने हम लोगों को ऑलरेडी आता ही है। हम चाहें तो नॉर्मल का इक्वेशन डायरेक्टली याद रखे हैं तो आसानी से हो जाएगा। ठीक, नहीं याद है तो उस केस में आपको इसको डिफरेंशिएट करके इसका स्लोप निकाल करके, ये पॉइंट याद है आप लोगों को है AT² कामा 2AT होता था ये पॉइंट। क्लियर। A की वैल्यू कितनी हमारी है, 4A हमारा 1/4 है, तो A की वैल्यू 1/16 हो जाएगा। ये पॉइंट जब रखेंगे तो ये देखिए P पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया। अब हमने डिफरेंशिएट किया, नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ आ गया। ये नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये 0.33 हम सेटिस्फाई कर दिया हमने, 0.33 सेटिस्फाई करेंगे ये रिलेशन आ जाएगा। इसके बाद तो T की वैल्यू आराम से आ जाएगी, सॉल्व करना पड़ेगा। T की आ गई, T आते ही T की वैल्यू इसमें रख दिया हमने, रखते ही सॉरी T की वैल्यू हमने इसको रख दिया, इसमें क्या आ गया मेरे को, ये पॉइंट P आ गया। जिस पॉइंट की खोज में निकले थे वो पॉइंट आ गया। नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल लिखना है, नॉर्मल हमेशा जो है मिनिमम डिस्टेंस, नॉर्मल का इक्वेशन लिख लिया हमने, पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, T आ गया, T आते ही P पॉइंट आ गया। P पॉइंट आने का मतलब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इस पॉइंट से इसके डायरेक्ट्रिक्स की बीच की डिस्टेंस निकालो। अब ये पैराबोला हमारा देखिए गिवन है, इसको मैं ऐसे लिख दिया, इसकी डायरेक्ट्रिक्स आराम से निकाली जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स x = क्या आ गया, -2 आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स निकालोगे आप तो। अब ये कह रहा है कि x = -2 इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई है, x = -2 डायरेक्ट्रिक्स आ गई है। अब डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट देखो ये है 4,1 है, और ये x = क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। क्लियर। अब ये डिस्टेंस आप निकाल लो, ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। ठीक, ये डिस्टेंस 4 होगी, ये 2 होगी, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा, आंसर 6 आ गया। ठीक, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता था, लिमिटेड टाइम में किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर अगला क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल दिया हुआ, देख लो आप ध्यान से, ये सर्कल है और सर्कल को तीनों लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है, और H+K मालूम करना है। देखा जाए क्वेश्चन रीड करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि H और K का मतलब इसका सेंटर निकालने तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, देखिए किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। देखिए एक लाइन ये दी हुई है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, 3 लाइन्स हमारे पास गिवन है। ठीक, ये नॉर्मली हम करें, ज़्यादा शॉर्टकट की बात हम न सोचें, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ सॉल्व कर रखा है कि इन सेंटर मालूम कर लो, सीधी बात है, इन सेंटर मालूम कर लो। इन सेंटर मालूम होते ही H आ जाएगा, बिकॉज ये इन सेंटर ही तो है भाई, इन सर्कल ही तो है, तीनों सर्कल, तीनों टेंजेंट लाइन, 3 लाइन से ये 3 लाइन टच कर रही है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर निकालने की बात सोचें तो क्या करते थे, इन दोनों लाइन को हमने सॉल्व कर दिया, ये पॉइंट हमारे पास आ गया, इस दोनों लाइन मतलब तीनों लाइन को हमने सॉल्व कर दिया। और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया, सॉल्व जो हमने किया तो तीनों पॉइंट हमें मिल गए। ठीक, इसको A मार्क कर दो, चाहो तो A मार्क कर दिया, इसको B मार्क कर दिया, इसको C मार्क कर दिया। ठीक, ये पॉइंट्स आ गए। अब इसके बाद डिस्टेंस मालूम, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मालूम करने के बाद अब इन सेंटर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला होता था ना भाई, ये x1 bx2 cx3 अपान a + b + c, और इस तरह से ay1 by2 cy3 अपान a + b + c।
ऐसे इस फॉर्मूले को यूज कर दो। ए का मतलब है कि इस ए यदि लिखते हैं तो ये हमारा ए हो जाएगा, ठीक, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, ये सी हो गया, भाई रख दीजिए आंसर आ जाएगा। एच और के आ जाएगा अलग अलग, ये एच आ जाएगा, ये के आ जाएगा और दोनों को ऐड कर दीजिए 5 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं इस क्वेश्चन को, मैंने तो पूरा इस तरह से सॉल्व कर दिया है, लेकिन आप चाहते तो एक तरीका थोड़ा शॉर्टकट लेते तो और आसानी से आ जाता, ठीक। आपने जब भी जो ही सॉल्व किया, ये दोनों देखिए, ये कई मेथड है, एक मेथड मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, आपको कि देखो क्या कर सकते थे। ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये डिस्टेंस, यानी देखा जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तब यहाँ से हम ड्रा करेंगे, यहाँ से जब हम ड्रा करेंगे, देखिए यहाँ से ड्रा करेंगे तो बहुत क्लियर है कि ये मिडिल में आ जाएगा। एक तरीका ये कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। पता ही अपने को है, ये थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रा करता हूँ, देखिए ऐसे पता अपने को है कि यदि हमारे पास ये बी है, ये हमारे पास ए है, तो ये रेशियो ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब ये 5 हो गया, ये 5, ये मिडिल पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हमने मालूम कर लिया, ये पॉइंट देखिए क्या आ रहा है, 5 - 2, ये पॉइंट आ जाएगा 3/2। क्लियर? ये 0 यानी 7/2, ये पॉइंट आ जाएगा 7/2। आप ध्यान दो, चाहो तो एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, इस लाइन का इक्वेशन लिख दो। ये जब लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसे आएगा, देखो आप लिख के देख लो, x + y = 5 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि h + k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाती। तो जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। दोनों ऑप्शन है, या तो इन सेंटर निकालो या डिस्टेंस निकालते ही आपको आइडिया लग गया, कितना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे जाऊंगा, इस पॉइंट को मार्क कर लूंगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, 2 पॉइंट आ गए, लाइन लिख दूंगा। लाइन लिखने पर इसी लाइन पर एच के आएगा, एच और के सेटिस्फाई कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन था, किसी ऑप्शन से आप जा सकते थे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस एट विच द नॉर्मल लाइन्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। कह रहा है कि इस कर्व पर कितने पॉइंट बैठाओगे जहां पर वो नॉर्मल जो होंगे इस लाइन के पैरेलल होंगे। क्लियर? इसको देखते हैं, इसमें कुछ बात देखने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा, ये कर्व है, ये देखो ये कर्व हमारा है, और ये कह रहे हैं कि जो इसका नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल है, ये बोल रहा है। ठीक, सिंपल ये दिमाग में आएगा कि चलो यार क्या करते हैं, सपोज मान लो ऐसे मैंने एक ड्रा कर लिया, मान लो सपोज एक कर्व है, उसका ये ड्रा कर लिया इस कर्व को। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक लाइन दी है, ये लाइन x + 90y + 2 = 0 दी हुई है। कह रहा है आप बताओ कि इस लाइन के पैरेलल कितने नॉर्मल होंगे, कितने नॉर्मल पैरेलल ड्रा हो सकते हैं, यानी कितने पॉइंट होंगे जहां पर नॉर्मल होंगे। 4 होंगे, 3 होंगे, 5 तो हो नहीं सकते, हाँ 5 भी हो सकते, जो भी है। ठीक, कितने होंगे, अप्रोच क्या होगा, इस तरह ड्रा करके हम देख नहीं सकते। अप्रोच क्या होगा कि भैया इसका स्लोप निकाल लिया, इस लाइन का स्लोप बहुत क्लियर है कि आएगा -1/90 आएगा इस लाइन का, यानी हमारे नॉर्मल का भी स्लोप -1/90 आएगा। इसमें इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके ये जो डिफरेंशिएट हमने किया इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1/90 से m1 m2 इसका, क्योंकि ये टेंजेंट हुआ, ये दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए। हमने सॉल्व करके यहाँ तक आराम से आ गया। अब प्रॉब्लम दूसरी स्टार्ट होगी। प्रॉब्लम ये स्टार्ट होगी कि x⁴ हो गया, x⁴ को मैं अब सॉल्व कैसे करूँगा, क्योंकि ये क्यूबिक भी इसमें है। अब सॉल्व करने की प्रॉब्लम आएगी। इसमें एक मेथड ये हुआ जैसे मैंने सॉल्व किया है, एक दूसरा मेथड की मैं बात करूँगा जिससे आपको आइडिया ठीक से लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा, अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया,
सिंप्लीफाई करने के बाद 9x पावर 4, ये हमारा आंसर क्वेश्चन आ गया। ठीक, यहाँ से मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके कितने रूट होंगे, जितने रूट होंगे उतने ही नॉर्मल होगा, ये भी क्लियर है। इसका मतलब डिपेंड मैक्सिमम नॉर्मल कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करके देखना है कि क्या 4 हो रहे हैं, कि 3 हो रहे हैं, कि 2 हो रहे हैं, व्हाटएवर जो भी। क्लियर, हमने सॉल्व किया, हमने अप्रॉक्सिमेटली x = 1 पुट करके, क्योंकि डायरेक्टली फैक्टर नहीं किया जा सकता, तो x = 1 इसमें पुट करके रिमाइंडर थ्योरम से हमने देखा x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरह सॉल्व किया। ठीक, वैल्यू रखा, 1 रखा, फिर क्यूबिक आएगा, फिर 2 रखा हमने, फिर क्वाड्रेटिक आएगा, सॉल्व किया। एक मेथड तो हमारा ये हो गया। ठीक, लेकिन ये भी आसान नहीं है, समय लग सकता है, या ये फ्यूचर के लिए मैं बताना चाह रहा था कि कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि आप फैक्टर ही ना कर पाए। क्लियर, वो क्योंकि नंबर पूछ रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पूरा पॉइंट उसको चाहिए, उसकी जरूरत नहीं, उसको कर रहा नंबर कितने ड्रा होंगे। क्लियर, तो इसके लिए आपको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप क्या करिएगा कि इसको y मान करके या u मान करके, u मान लीजिए 9x पावर 4, मैं एक बार और लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, 18x, ये सेकेंड मेथड बता रहा हूं मैं, -7x² प्लस 12x हो गया हमारा प्लस 4, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। एक बार डिफ्रेंशिएट किया, du/dx हमने बनाया, देखिए 9 × 4x³ आ जाएगा, 18 × 3x² आ जाएगा, 7 × 2x आ जाएगा, 12 आ गया। अगेन हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, एक बार और इसको मान, सपोज f' मान लेते हैं, तो ये f" हो जाएगा। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया हमने। अब ध्यान देना भाई, 9 × 4 × 3x², 18 × 3 × 2x हो गया, 7 × 2 ये आ गया। यानी फाइनली क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से आप देखते, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश आप करते, तो आपको पता लगेगा। इसको सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लेना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये कुछ कॉमन हो जाएगा, इसका d निकालेंगे, उससे भी दिख रहा, देखो d निकालने में क्या हो रहा है कि यहां भी निगेटिव है, यानी b² + 4ac हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर है, इसका d हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये क्लियर लाइन हो गई, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस होने का मतलब ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट b² + 4ac हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसका मतलब d हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास कितने रियल रूट हो गए डिस्टिंक्ट, इसके पास 2 हो गए, तो इसके पास कितने होंगे, 3 होंगे, इसके पास कितने होंगे, 4 होंगे। क्वेश्चन हो गया, बन गया। वैसे तो हमने सॉल्व करके पॉइंट दिखा दिया है, जबकि देखा जाए तो इस तरह से आसानी से बन सकता है। इस क्वेश्चन को इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरह डेटा फिट होता कि फैक्टर ही नहीं होता। जब फैक्टर नहीं होता, ऐसे आप करेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये लास्ट में जरूर मिल जाएगा आपको। इस तरह से बनाया है क्वेश्चन को, इसका मतलब कितने पॉइंट हो गए, 4 हो गए, कितने आंसर आएंगे, 4 आएंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। इस क्वेश्चन से कुछ चीजें और सीखी जा सकती थी। अगला क्वेश्चन को अब देखते हैं, लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है, जनरल टर्म दिया है एक सीरीज का, जनरल टर्म दिया है -2 4n² - 16n + 15, ये दिया हुआ। ये क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये जनरल हमारा दिया हुआ, देखिए ये जनरल टर्म दिया हुआ है इसका, ठीक, जनरल टर्म दिया हुआ है। ये क्वाड्रेटिक आते ही फैक्टर के बारे में हमेशा सोचते हैं, फैक्टर कर लिया हमने, इसके बाद इसका पार्शियल कर लिया, पार्शियल भी हमने कर लिया भाई, पार्शियल करने आता अपने को, अलग अलग कर दिया हमने उसको। पार्शियल करने के बाद अब वैल्यू 1 2 3 4, पार्शियल कैसे किया देख लो आप, ये 2n - 5 2n - 3, और फिर इसको डिवाइड कर दिया, और इसके बाद ये पार्शियल हो गया, अलग हो गया। 2 का पार्शियल करने में कोई समस्या नहीं है, अलग से करने की जरूरत नहीं होती, एडजस्टमेंट यहीं से देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, ऐसे पुट करते जाएंगे। फाइनली कैंसिल होने लगा, देखो यहाँ से ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है, इस तरह कैंसिल होने लगेगा, ये बच जाएगा और लास्ट में ये बच जाएगा इसका। क्लियर, बस इसको सम कर देना है,
1/47 प्लस 1/3, 3 प्लस 47, ये आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आया? 50/141, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये 10, 15, 10, 75, 10, 105, 10, 195, ये है, इसका सम करना है बस हमें। आप ध्यान से देखते हैं यदि तो ये पता लग जाएगा, या दिमाग में एकदम ऑटोमेटिक दिमाग में आ सकता है कि यार भैया इसको लिख सकते हैं cot 15, इसको लिख सकते हैं cot 15, cot 15 हो गया, इसका उल्टा कर लेंगे 10, 15 हो गया, 105 यानी 90 प्लस 15 ना, 10, 105 कैन राइट 10, 90 प्लस 15 लिख सकते हैं, ये सब बिकम माइनस cot 15, यही मैंने लिख दिया यहाँ पर, माइनस cot माइनस cot 15, इसका रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा। इधर तो बहुत समझ में आ रहा है, 180 प्लस 15, 10, 195 को हम लिख सकते हैं 10, 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये तीसरे में जा रहा है, तो इसका मतलब 10, 15 आ गया, 10, 15 लिख दिया। बस कहानी इसकी तो कुछ यहाँ से ख़त्म हो गई। ये दो तो आराम से जा रहे हैं, कोई कष्ट नहीं, दोनों गए। ठीक, इन दोनों का सम किया, a की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए था? a प्लस 1/a रख दिया, ये आ गया। इवन आप चाहें तो 10, 15 cot 15 की वैल्यू याद है तब तो आराम से हो जाएगा, मालूम नहीं याद है तो 10 आ गया तो कैन राइट sin 15 अपॉन cos 15 प्लस cos 15 अपॉन sin 15 कर सकते हैं। सिंप्लीफाई आप करोगे इसको तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15 अपॉन sin 15 इंटू cos 15 आ जाएगा। ऊपर तो 1 आएगा, यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा? sin 30 आ जाएगा। साइन, इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 4। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन था, या तो 10, 15 cot 15 की वैल्यू याद है तुरंत आ जाएगा, नहीं तो साइन कॉस में चेंज करके आगे प्रोसीड कर सकते थे। ये आसान सिंपल क्वेश्चन था, इसको किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग अब। अगला क्वेश्चन देखो, ये है इक्वेशन का, लॉग इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक, कह रहा है इस फॉर्म में आंसर लाओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लाओ, ये क्वेश्चन है। देखिए बड़ा सिंपल है, किया जा सकता है। सोचना क्या होता है ये समझो। ये देखो आप cot और tan sin cos जब भी एक साथ आते हैं क्वेश्चन में तो एक में चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसी बात को ध्यान रख करके cot को किससे चेंज कर दिया हमने? sin cos में चेंज कर दिया, sin cos में चेंज कर दिया। सिंप्लीफाई करोगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, किया जा सकता था इसको, क्योंकि ये log m/n का फॉर्मूला यूज़ किया हमने, ये आ गया। फाइनली हमारा ऐसे बन के आ गया। देखो ऐसे बन के आ जाएगा, आराम से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझ में आ रही है कि ये बेस और वैल्यू रिसिप्रोकल हैं। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन है। इसका हम इसको लेट टी कर लिया, इसको टी लेट करेंगे तो ये टी आएगा तो क्या आ जाएगा? ये 1/t आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 2 आ जाएगी। और टी की वैल्यू 2 आते ही यहाँ रख दिया भैया, यहाँ देखो, ये यहाँ पर टी की वैल्यू लाग पुट कर दिया, यहाँ पर 2 रख दिया। 2 रखने के बाद ये आ गया। फाइनली अब इसमें इसको इधर लॉग को हटाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर और साइन एक साथ आ गया, कॉस को गायब करूँगा, साइन के टर्म में लिखूँगा, टर्म में लिख दिया भाई हमने, ये आ गया फाइनली। बस इसको अब सॉल्व करना है उसी मेथड से, क्वाड्रेटिक वाले मेथड से। जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ जाएगा, ये फाइनली इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा साइन एक्स कल टू, ये आ गया फाइनली साइन एक्स -1 प्लस √5/2, ये आ गया। इसमें अब किसको लेना है? एक्स के बारे में क्वेश्चन में दिया है कि पहले कोऑर्डिनेट में है तो ये चला जाएगा, ये साथ अपना देगा, ये साथ रह गया। एक्स की वजह साइन इनवर्स आ गया। हमें क्या क्या मालूम करना था? ये बीटा हमें दिया है, ये बीटा हो गया, अल्फा हो गया, सम कर दिया, आंसर आ गया 4।
बस ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिंपल था, किया जा सकता था। ये अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये दो पार्ट में क्वेश्चन बनाया इसने। एक पार्ट ये बनाया कि भैया ये जो सिस्टम हमारा है, ये जो सिस्टम तीन इक्वेशन लिखे हैं, इसके कितने सोल्यूशन हैं, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हैं। ठीक, करा जब इनफाइनाइट सोल्यूशन इसके होंगे तो इसके बारे में कमेंट करो। इसका मतलब समझ में आ गया कि यहाँ से के मालूम करना है, कि यहाँ अप्लाई कर देना है और आगे बढ़ना है। क्लियर, करना तो यही था। देख लो भैया, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कह रहा है इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन। मालूम हम लोगों को है कि जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा क्या होगा ये देखना होगा। डेल्टा हमारा होगा, डेल्टा की वैल्यू हमें मालूम है, डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा x 0 होना चाहिए, डेल्टा y 0 होना चाहिए, डेल्टा z 0 होना चाहिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि तीनों को नहीं मालूम करके सिर्फ डेल्टा इक्वल टू 0 निकालते कि आगे बढ़ के आ जाता। क्लियर, डेल्टा 0 किया, इस डिटरमिनेंट को बनाया। डेल्टा कैसे बनाते हैं, क्लियर ही अपने को है डेल्टा कैसे बनाते हैं। इसके x y z के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लिया, 0 कर दिया, अब के आ गया, के की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इवन आप डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z भी निकालेंगे तो वहां से भी k इक्वल टू 3 आपको मिलेगा। जरूरत नहीं है k इक्वल टू 3 आते ही यहाँ रख दिया भाई, हमने यहाँ रख दिया। क्लियर, रखने के बाद ये टू स्ट्रेट लाइन आ गई, क्या आ गई, टू स्ट्रेट लाइंस आ गई। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। इसका मतलब एकदम क्लियर हो गया कि इसके पास एक सॉल्यूशन होगा। एक लाइन ऐसे जा रही होगी तो दूसरी ऐसे जा रही होगी, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर, तो इसमें 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे कट गए जिसमें यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, उनको अब देख। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन में भी ये कह रहा है कि भैया यूनिक सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, वो सॉल्यूशन दोनों में से कौन सा एक होगा। तो इन दोनों क्या कर दिया हमने, सॉल्व कर दिया। सिंपल सॉल्व किया, x और y की वैल्यू हमने निकाल लिया, x y की वैल्यू आएगी -2 और 3। वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन हो गया। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाई x + y = 1, ये जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन अपना मार्क कर दिया। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसको हम कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। थोड़ा समय भी कम लगता है इसमें, बहुत समय नहीं लगेगा, इसको किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक लाइन है जो हवा में चल रही है, हवा में पास कर रही है। हवा में किस पॉइंट से चल रही है, प्लेन में, स्पेस में 262 में को पास करते हुए जा रही है। किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये कह रहा है। बस बहुत सिंपल है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड, एक अलग लाइन आ गई, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हमें L1 को लाना पड़ेगा, लाइन L1 हमारे सामने होनी पड़ेगी। ठीक, सामने लाया हमने। L1 का इक्वेशन कैसे हम निकाल रहे हैं, L1 का इक्वेशन निकालने के लिए देखिए, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के नॉर्मल हमारी लाइन है, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मालूम है, 2 है, 1 है, -2 है। और ये किस पॉइंट से पास हो रही है, 2, 6 और 2 से पास हो रही है। तो किसी लाइन का पॉइंट मिल गया, उसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया, तो उस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने नोट किया कि इक्वेशन ऑफ लाइन L1 आ गई, L2 पहले से मालूम है। क्लियर, हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला एकदम बढ़िया से याद होना चाहिए। याद है हम लोगों को A - B P × Q, ये वाला फार्मूला। A और B क्या है, तो A के बारे में हमने कहा है कि ये देखो ऐसे आएगा, यहाँ से A निकलेगा भाई, यहाँ से A आएगा। इस तरह से इसका जो पॉइंट है -1 -4 आ गया। ये डायरेक्शन रेशियो भी दोनों का मालूम है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। इसमें इसको ये वेक्टर हमारा ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया जिसको हम P बोल रहे हैं, इसको Q बोल रहे हैं। बस P × Q निकाल लिया भाई हमने, P × Q आ गया। और P × Q का मॉड ले लेंगे बाद में,
इसको मॉड ले लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, सिंपल है, किया जा सकता था। ठीक, इस तरह से हमने इसका डॉट प्रोडक्ट हमने ले लिया। देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने, डॉट कर लिया यहाँ पर, ये वैल्यू हमारी आ गई। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आ गया, 9 आंसर इसका आएगा। यानी शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स 9 आएगी। ये सिंपल है, आसान क्वेश्चन था, इसको आराम से हम अटेम्प्ट कर सकते थे वहां पर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मैट्रिक्स दी है। देखिए एक मैट्रिक्स दी है एम एन पी क्यू, और डी के बारे में कहा है, डी इसका डिटरमिनेंट है, और कह रहा है इसकी वैल्यू ये 0 है। तो आप बताओ कि कौन सा रिलेशन सामने आएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, पेशेंस रखना है, कैलकुलेशन की जरूरत थी इसमें, बस और कुछ नहीं था। जैसे आप देख लो, इसमें हमें क्या करना था, हमारे पास ये आपके पास जो है, ये आपके पास डिटरमिनेंट थी, डी आपका हो गया। ठीक, हमने इसका डी को मालूम कर लिया, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लिया। एडजॉइंट ए तो हम लोग को पता ही है, बहुत सिंपल है, 2/2 की जो मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए तो आराम से हम लिख पाते थे। हम लोग क्या ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते थे, ये क्यू होता था, एम होता था, और ये दोनों में क्या लग जाता था, -n और -p हो जाता था। क्लियर, ऐसे होगा। अब इसके बाद आप देखो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ये आ गया, उसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना, मेरे को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, डी से। देखिए तो सब में डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो करके यहाँ बन जाएगा। देखिए यहाँ पर चाहे हम लिख सकते थे ऐसे, डी क्यू लिख सकते थे, -n डी लिख सकते थे, -p डी लिख सकते थे, एम डी लिख सकते थे। क्लियर, ये एक दूसरे से माइनस कर दिया, ये आ गया अपने पास। बस अब इसको हमें डिटरमिनेंट में ले जाना है, बस मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते गया, कटपिट होता गया और आंसर बनता गया, ये आंसर आ जाए। देखिए बस यहाँ तक हमें समझना है। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन की बात रह गई, हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस पर डिपेंड करे। इसीलिए हमने कहा था इस क्वेश्चन करने में थोड़ा सा पेशेंस रखते, आप बढ़िया से थोड़ा समय लेते, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा समय लेते, ये इसका आंसर आया था। क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन था, दिमाग लगाने की जरूरत ज़्यादा नहीं थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया। देखो आप, इस क्वेश्चन के इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को यूज किया है, हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, सिंपल भी है, आप ध्यान दो। क्वेश्चन हमारा ये था, इसका आइडिया क्या है वो देखो। जब भी इंटीग्रेशन हम करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व हो जाए, जब क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व हो जाए, तो उस केस में हम चाहते हैं उससे पहले ही मुक्ति मिल जाए हमें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे मुक्ति नहीं मिलेगी, आसानी से मुक्ति नहीं देता। ये एक जगह मुक्ति दे रहा है। देखो ये आप चाहो x की वैल्यू किसके बीच में है, 2 से 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाए। एक से मुक्ति मिल गया तो हम मुक्त हो गए। लेकिन यहाँ पर 1 आ गया, देखो यहाँ पर 1 लिख दिया भाई हमने, यहाँ 1 आ गया, ये गायब, एक e का पावर 1। ठीक, यहाँ 1 हो गया, देखो यहाँ आ गया 1। लेकिन कहानी ये है कि ये क्यूब रह गया। आप देखो वो वाला बल्ब अपना जल रहा है कि यार यहाँ x² भी है, यहाँ क्यूब भी है, डायरेक्ट तो खत्म नहीं हो रहा। हमें मालूम है कि x³ को हम t मान लें तो हमारा कुछ काम आगे बढ़ जाएगा। तो हमने x³ क्या मान लिया, हमने t मान लिया। देखो x³ को t मान लिया, t मानते ही डिफरेंशिएट किया, 3x² dx, इसको रख दिया इसके अंदर, ये आ गया भाई, अब ये आ गया। अब तो लग रहा है कि अब मुक्ति मिलेगी, अब मुक्ति मिलेगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ मुक्ति मिलेगी। अच्छा यहाँ मुक्ति मिलेगी। अब देखो 1 से कहाँ तक, e का पावर t, 1 से 2, 1 से 2 जाओगे तो किसकी क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, तो 1 आ गया। अब अगेन 2 से 3 जाएंगे, क्या बाहर निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 से 4 3, इस तरह से बाहर निकलता जाएगा। e का पावर 7 आ गया, ये कांस्टेंट आ गया, e स्क्वायर कांस्टेंट, e पावर q कांस्टेंट, e पावर 7 कांस्टेंट। अब तो बहुत आसानी से यहाँ देखो ये आ गया। ठीक, क्योंकि
हमने क्या किया, एक इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ, 1 से 2 हो गया, e हो गया, dt हो गया, ठीक है, e 1 से 2 e dt हो गया, e बाहर आ गया, 1 से 2 dt हो गया, इसकी वैल्यू e 2 - 1 यानी e आ जाएगा। सेम मैनर में ये 3 - 2 यानी आपका आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ e आ जाएगा, e स्क्वायर e क्यू e की पावर 7 जीपी में बन रहा है, तो जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, और उसके बाद यहाँ लाके आई के प्लेस पर हमने यहाँ पर इसको आई मान के आगे बढ़े थे, यहाँ पर लाके रख दिया, और फाइनली कट करके क्या आ गया, e का पावर 8 - e आ गया। कहानी ये थी इसमें कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर गायब करना, x को t मानना, उसके बाद हर बात अपने साथ हो जाएगी। e का पावर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर t आ गया। अब रखते जाओ, देखिए एक और रख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये 2 है ना, 2 से 3 जा रहा है, e स्क्वायर dt है, कैन डू। आप देखिए ये e स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा, dt आ जाएगा, e स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया t आ जाएगा, ये 2 3 आ गया, यहाँ फाइनली e स्क्वायर 3 - 2 आ गया, e स्क्वायर, इसी की बात मैं कर रहा था। इस तरह से e स्क्वायर आ जाए, e क्यू, और उसके बाद जीपी अप्लाई कर दिया और आंसर बन गया। ठीक, ये भी क्वेश्चन सिंपल था, इसको किया जा सकता था और समय कम लगता था इसको करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको ध्यान से पढ़ना। आपने को पढ़ते समय ये ध्यान रखना है, देखो किस तरह से एक क्वेश्चन बनाया गया है। एक कह रहा है एक वेक्टर है ओपी, वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा गामा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है। और एक बात और बोल रहा है, कह रहा है बीटा के बारे में तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि बीटा की जो वैल्यू हमारी है, बीटा के बारे में मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि बीटा जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से π/2 के बीच में होगा। कह रहा है बीटा, हमने तो एक बता दिया, 2 के बारे में आप बताओ, अल्फा गामा किसके बीच में लाई करेगा। ठीक, एक बात और उसने कहा है, ओपी के बारे में एक बात बताया उसने कि ओपी किसके परपेंडिकुलर है, ये 3 पॉइंट से जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर है। एक बात समझ में आ गया कि ओपी का डायरेक्शन रेशियो हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये अल्फा बीटा बना रहा है, ये तो रिलेशन होता है, जरूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। ठीक, अदरवाइज 3 पॉइंट दिए हैं, 1 2 3। अब हमें क्या निकालना है, इसका नॉर्मल। जैसे 3 पॉइंट दिए हैं, ऐसे देखिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 पॉइंट ए दिया हुआ है, 1 पॉइंट ए दिया हुआ है, 1 पॉइंट, इसका नॉर्मल सपोज ये 1 2 3 ऐसे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और तीनों पॉइंट, इसका मतलब हम ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं, ए सी वेक्टर निकाल सकते हैं। ये 2 वेक्टर निकाल दिया, ये 2 वेक्टर आ गए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर ए, यानी i + j + k 0i 3j अब 4k आ गया। ये 2 वेक्टर का क्रॉस लेंगे तो इसके नॉर्मल का वेक्टर आ जाएगा, तो हमने क्रॉस ले लिया। क्रॉस लेने के बाद 2 ये वेक्टर आ गया, यानी इसका डायरेक्शन रेशियो आ गया 1 - 4 और 3 आ गया। क्लियर, ऐसा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ओपी लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया। डायरेक्शन रेशियो को जैसे हम डिनोट करें, यदि हम कि भाई 1 आ गया, -4 आ गया, 3 आ गया। अब डायरेक्शन रेशियो जब मालूम होती थी तो डायरेक्शन कोसाइन निकालते थे हम लोग, याद होगा, cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस a अपान, यदि ए बी सी मान लिया हमने, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करने के बाद ये देखिए आ गया, ये cos बीटा आ गया, cos गामा आ गया। ठीक, लेकिन साथ में प्लस माइनस भी आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है, प्लस माइनस। कन्फ्यूजन होगा कि प्लस लें कि माइनस लें। ये मालूम है किसी एक का साइन हमें पता लग जाए तो सबका साइन सेम होता है, ये थ्योरी हमें मालूम है। ठीक, हमें मालूम है कि cos बीटा बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 0 से π/2 के बीच में। इसका मतलब है cos बीटा जो आपका होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन में ये पॉजिटिव साइन लेना है, यानी 4/√26 इसका पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है। तो इसमें थोड़ा सा एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ -4 है, क्या है, -4 है। ठीक, तो ये फाइनली इसका पॉजिटिव, इसका माइनस, तो इसका माइनस लेंगे, यानी सबका क्या लेना, मेरे को माइनस लेना है,
क्योंकि यहाँ -4 था इसलिए यहाँ -4 होना चाहिए था, तो इसका माइनस लेंगे तो इसका माइनस लेना पड़ेगा, यानी कॉस बीटा वाले को माइनस यानी प्लस लेना होगा। जब यहाँ आपने माइनस चूज किया तो यहाँ भी माइनस चूज करेंगे, यहाँ माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, यानी बीटा की वैल्यू 0 से π/2, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू निगेटिव आ गया, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू निगेटिव आएगा तो अल्फा किस में जाएगा, सेकेंड में तो कम से कम होगा ही। ठीक, ये देखिए कॉस बीटा कॉस गामा भी निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये भी किस में होगा, सेकेंड में होगा, इसलिए अल्फा की वैल्यू π/2 से पाई और गामा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोफिशिएंट कलेक्शन है x पावर 301 और कह रहे हैं एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में x पावर 301 का कोफिशिएंट बताओ। जब भी क्वेश्चन में सीरीज होगा तो हम सोचते हैं कहीं हमारी सीरीज सम तो नहीं हो जा रही है। हम सम के बारे में सोचेंगे तो सम के बारे में सोचा हमने, सम का फार्मूला क्या एपी में है, क्या जीपी में है, क्या, तो हमने ध्यान दिया जब जीपी में है तो इसका सम कर दिया हमने, जब इसका सम किया तो सम ऐसे आएगा, फर्स्ट टर्म ये हमारा हो गया। ठीक, और कॉमन रेशियो आर की जो वैल्यू हो रही है हमारी ये आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो x/1 1 + x आ गया, रख दिया। कितने टर्म इसमें आएंगे तो 501 टर्म आएंगे, 0 से स्टार्ट हो रहा है 500 तक जा रहा है, इसका मतलब कितने टर्म होंगे, 501 टर्म होंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म r का पावर n -1 अपान r -1। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपका ये बन गया, देखो ऐसे बन गया, क्लियर। अब क्या निकालना, किसका कोफिशिएंट निकालना है, 301 का कोफिशिएंट निकालना है। इसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो डायरेक्टली हम दे सकते हैं कि 501 C3001 करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही आंसर दिया हुआ है, लिख सकते हैं। ये फार्मूला कौन सा यूज कर दिया, NCR = NC(n-r) यूज कर दिया और आंसर आ गया। ठीक, तो ये आंसर आएगा 501 C200, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बस यहां EX का मतलब ये है, EX का मतलब ये है, EX का मतलब ये है एक्सपोनेंशियल से, ये ध्यान रखने वाली बात थोड़ी सी थी। e की पावर x ऐसे लिखा है, e का पावर ऐसे, e का पावर ax³ माइनस tan इनवर्स ax³ अपान √ ऐसे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, क्लियर। ऐसे आप देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक बात सॉल्व करके y1 निकालना है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आप देखोगे तो क्या बनेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्लियर हो गया। ये वाली बात इसमें है dy/dx प्लस py = q, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, ये है पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, जब हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता था तो क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को निकालते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, IF निकाला हमने, IF बता आपने, IF = e का पावर p dx होता है, p की वैल्यू हमारी ये है पूरी, p रख दिया हमने। अब सिंपल ये लाने के बाद ये इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करना आसान है, इसको ध्यान से आप देखें तो tan इनवर्स x को आप t मान लो भाई, t मानते ही सिंप्लीफाई करते ही अपने साथ ये आ जाएगा। फाइनली ये आ गया t tan t अपान √1 + t² आ गया, ये नीचे sec t बनेगा, इसको tan और sec एक साथ इंटीग्रेशन में आ गया तो साइन कॉस में चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद फाइनली ये आ गया, बाई पार्ट अप्लाई कर दिया यहाँ पर, बाई पार्ट अप्लाई करते ही ये आपका फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। यानी IF हमारा देखा जाए, IF हमारा ये आ गया, IF आ गया e का पावर t cos t माइनस साइन t आ गया, क्लियर, ये आ गया t cos t माइनस साइन t आ गया। अब इसके बाद t की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, t की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा होगा, क्लियर, ये हमारे साथ आ गया। अब हम सोल्यूशन लिखेंगे, पता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर p, यानी सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ आएगा
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा यहाँ पर IF आएगा, IF आएगा और यहाँ Q आएगा। तो IF तो हमारे साथ आ चुका है, IF Y इंटू IF लिख दिया, Q हमारे पास मालूम है, ये हमारा ये IF आ गया, ये हमारा पास ये सॉरी ये IF आ गया और ये Q आ गया। ठीक, इसको थोड़ा कटपिट किया हमने, बहुत सिंपल आ गया। पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन कटपिट करके आ गया, फाइनल देखो ये आ गया। ठीक, अब ये इक्वेशन के बारे में बोला कि हमारा इक्वेशन कहाँ से पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है, ये 0 0 से पास कर रहा है। 0 सेटिस्फाई करेंगे, C की वैल्यू आ गई, फाइनल देखा जाए तो हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमें x=1 पुट कर देना है, y बना जाएगा। ये आगे देखो ऐसे आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया, बस यही करना था। यानी क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, थोड़ा सा इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी है इसमें। ये पेशेंस रखने के बाद एक क्वेश्चन बन सकता था, सीधा था, इसने इंटीग्रेशन थोड़ा आपको करने की जरूरत पड़ रही थी, अदरवाइज आइडिया तो सिंपल था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से अपना सिंपल है, आसान है। कह रहा है क्वेश्चन बस कि इसके 15 टर्म 15 टर्म, इसके नहीं कोफिशिएंट ऑफ 15 टर्म, कोफिशिएंट ऑफ -15 टर्म, दोनों को इक्वल कर दो, ए और बी के बारे में बताओ। ये तो आसान है, किया जा सकता है। जनरल टर्म निकालना है, जनरल टर्म हमने लिख लिया यहाँ पर। ये जनरल टर्म देखिए आ गया, TR+1। TR+1 का फार्मूला मालूम मेरे को होना चाहिए, NCR x पावर n-r 1 पावर r x प्लस 1 पावर n के लिए। ठीक, बस वही पुट कर दिया, सब कुछ हमने पुट कर दिया, सब कुछ ऐसे पुट कर दिया। ये देखिए यहाँ रख दिया, ये रख दिया। अब इसमें टाइम नहीं लगना है, बस सिंप्लीफाई करके फाइनली x का कोफिशिएंट ऐसे ले लिया हमने, देखिए। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 15 के इक्वल। फाइनली बना करके तुरंत r की वैल्यू ही निकल गई, देखिए क्लियर, ऐसा आ गया। और r की वैल्यू 9 आने के बाद अब इसमें हमने रख दिया, रखने के बाद भाई r रखने के बाद r रख दिया हमने यहाँ पर। अब ये देखिए आ गया हमारे पास, यानी कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15 आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। सेम मैनर में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम मैनर में जनरल टर्म्स ऑफ दिस अगेन हमने राइट किया, लिखा इसका जनरल टर्म। अब फिर किसके बराबर करेंगे इस बार, -15 के बराबर करेंगे कोफिशिएंट को। ये देखिए कोफिशिएंट आ गया है, इसको -15 के इक्वल कर दिया, और करने के बाद यहाँ से भी एक r मिला। ये r क्या मिला, 6 मिला, तो 6 आ गया। 6 को इसमें रख दिया हमने, तो हमारे पास कोफिशिएंट आ गया ये वाला। आज दोनों को बराबर करके सिर्फ सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब ये तो ऐसे सीधा सीधा कट जा रहा है, क्योंकि NCR इक्वल टू n-r के फार्मूले से इसको करने के बाद AB की वैल्यू आ गई। आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आराम से एग्जामिनेशन में बनाया जा सकता था, इसको कम समय में बनाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड तो ऑलरेडी मैंने इसमें लिखा हुआ है, एक दूसरा मेथड भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये सिंपल एक फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है, 5x + 5 × 5x × 5y, देन f3 गिवन है। देन ये कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक, आगे देखो किस तरह से हमने सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये देखिए, ये मैं कर रहा था आपको कि ये जो है अपना कॉमन सेंस यूज करके, क्योंकि हमें चाहिए क्या वो देखिए, हमें चाहिए वैल्यू f0, इसका एक्सपेंशन f0 चाहिए, f1 चाहिए, f5 चाहिए, मेरे को ये वैल्यू चाहिए मेरे को। ठीक, ये वैल्यू हमें चाहिए। इस वैल्यू को मालूम करने के लिए f0 f1 हमने क्या किया, इसमें कुछ वैल्यू रखना स्टार्ट कर दिया। एक वैल्यू हम रख रहे हैं कि भाई चलो हमने x = 3 y = 0, f0 की वैल्यू आ जाएगी। f0 की जरूरत है हमने अपनी तरफ से, क्योंकि इसने कहा है कि x y बिलोंग्स टू रियल, आप अपनी तरफ से यहाँ वैल्यू ले सकता हमारा फंक्शन। तो x की वैल्यू हमने रख दिया, x की वैल्यू हमने रखा यहाँ पर 3, y जब 0 तो f0 की वैल्यू आ गई। अब अपना कॉमन सेंस यूज करके फिर आपने देखिए x के प्लेस पर 1, y के प्लेस 1, तो हमें f2 की जरूरत पड़ रही है, f2 आ गया। ठीक, ये रिलेशन आ गया। x = 1, y = f3, जबकि f3 हमें दिया हुआ भाई, f3 दिया है, f1 और f2 में एक रिलेशन यहाँ भी आ गया। इन दोनों को यूज करके हमने क्या निकाल लिया,
F2 निकाल। जब F2 आ गए तो बात बन गई। F2 आने का मतलब x = 2, फिर एक y = F4 आ गया, तो F4 देन F5, अब वैल्यू रख दिया और आंसर आ गया। एक मेथड ये है, ठीक। आप चाहो थोड़ा समय लगाते हैं। दूसरा मेथड हम चाहते तो इस फंक्शन को भी मालूम कर सकते थे। सेकेंड मेथड की हम बात सोचते तो इस फंक्शन को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि कहा है क्वेश्चन में कि f(x) डिफरेंशिएबल। इसका थोड़ा सा मैं हिंट लिख दे रहा हूँ। हम लोगों को मालूम है बहुत से क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे f' लिख दिया हमने, याद है अपने को, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x/h)। ये आपको अप्लाई करना है। यदि ये गेस नहीं कर पा रहे हैं, वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो f(x). इसके बाद आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा मैं हिंट करने लगा हूँ, s टेंड्स टू 0 कर लीजिएगा, f(x + h) की जगह पर इसको यूज़ करिए। इसको यूज़ करेंगे तो फाइनली आएगा f(x + h) माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा चेंज करता हूँ मैं। यहाँ देखिए, उसको यूज़ कर दिया हमने, f(x) आ जाएगा, f(h) आ जाएगा, -5f(x) आ जाएगा, अपन 5h आ जाएगा, ठीक। ऐसे करके आप ध्यान से देखिए, f' और यहाँ से f(x) कॉमन होगा, उसको डिवाइड कर दिया हमने, ये फाइनली हमारा f(x) आ गया, ठीक। हमारे पास क्या रह गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(h) - f(0/h)। क्वेश्चन में कहा है कि ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब लिमिट आनी चाहिए डायरेक्टली। इसका मतलब f(0) की वैल्यू देखा जाए, ध्यान से, यहाँ 5 था, यहाँ 5 है, ठीक। इसको देख लेते हैं। ये 5 है, यानी 0/0 होना चाहिए। f(0) 100% f(0) की वैल्यू 5 होनी चाहिए। वैसे यहाँ मालूम किया तब भी यहाँ से आ गया था, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, f'(h)/5 आ गया, वैल्यू रख दिया हमने। वैल्यू रखने के बाद फाइनली क्या आ गया, देखो आप, फाइनली आ गया हमारा क्वेश्चन, f'(x)/f(x) इक्वल टू ये f'(0)/5, इसको हम क्या मार्क कर सकते हैं, k मार्क कर सकते हैं। क्लियर, k मार्क कर दिया। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, log f(x) निकल जाएगा। यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा log f, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, log f(x) आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, kx आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। हम f(x) की खोज में निकले हैं, f(x) आने लगा है, f(x + c) हो जाएगा, कैन राइट e⁻c e⁻kx, ठीक। या आप चाहें तो इसको कांस्टेंट मार्क कर सकते हैं, यानी f(x) क्या आ गया, a e⁻ क्या आ जाएगा, kx आ गया। अब क्वेश्चन होगा a और k मालूम करने का। a और k कैसे मालूम करेंगे, इसको हम देखेंगे। देखिए, दो ऑप्शन हमारे पास है। एक क्वेश्चन में दिया है f3 की वैल्यू दी हुई, क्वेश्चन में क्या दिया है, f3 गिवन है। f3 की वैल्यू क्वेश्चन दिया 320 और f(0) हमने मालूम किया है 5। इन दोनों को यूज करेंगे तो आपका a भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, f(x) = 5 e⁻log4 × x, बस आ गया f(x). ये 5 और log4 कैसे आया, इन दोनों को यूज करके ये रखेंगे तो विल गेट आंसर दिस, k ऑफ 5 आएगा, log4 आ गया फंक्शन। जब f(x) आ गया तो हमें क्या चाहिए, f(0) चाहिए, रख लीजिए, ये आ जाएगा। f1 आप f1 रख दीजिए, ये आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन था, जो ऑप्शन आप यूज कर सकते थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से है क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर से बना है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आसान है, किया जा सकता है इसको, है देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें देखो कह रहा है कि इसका आर्गुमेंट चाहिए, बस, और ये z1 दिया है, z दिया है,
बस यहाँ सब वैल्यू रख देना है, कुछ नहीं करना है। जेड की वैल्यू, जेड बार की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है और Z1 आ जाएगा सामने, आर्गुमेंट निकल जाएगा। जैसे देखो आप क्या क्या, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमें ये चाहिए, ठीक ना, हमें ये चाहिए आई जेड बार, तो हमने जेड बार निकाल लिया भैया, हमने आई जेड बार निकाल दिया। कुछ नहीं करना है, हम क्या कर रहे हैं, सभी वैल्यू को रख रहे हैं, बस रख दो भाई यहाँ ला करके, ऐसे रख दिया सब वैल्यू को। यहाँ सब कुछ प्यार से रखते जाना है, प्यार से रखते 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 ये आपको प्यार मिलेगा इधर आकर के। देखो Z1 इक्वल टू -1 प्लस आई है अपना प्यार, Z1 आ गया, -1 प्लस क्या आ गया, आई आ गया, ये आ गया। तो ये इसमें बहुत सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू रखते जाए आ जाएगा। अब इसके बाद तो प्रॉब्लम ख़त्म है, आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट निकालने का तरीका बहुत से हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है वो सेकंड में है भाई, कहाँ है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। कितना एंगल बनेगा ये वाला मैग्नीट्यूड, तो π/4 बनेगा। आर्गुमेंट सेकंड में है, इधर से इस एंगल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए पाई माइनस π/4 हो गया, यहाँ रख दिया भाई, पाई माइनस π/4, 3π/4 आ गया, बात बन गई। यहाँ आर्गुमेंट Z1 12/5, 3π/4, आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसको अटेम्प्ट कर सकते थे और सही कर सकते थे लिमिटेड टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि λ1 λ2 सच दैट P1 P2 दो प्लेन दिया हुआ है, करा उसके बीच का एंगल दिया हुआ है। तब पूछा देन स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द 0 टू फ्रॉम द पॉइंट 38 λ1 10 λ2 टू द प्लेन P1। बस ये क्वेश्चन है, यानी हमें दो प्लेन के बीच का एंगल की बात कर रहा है, वहां से लैम्डा सामने आएगा। देखते हैं, देखो भाई ये दो लाइन दी हुई है अपने पास, सॉरी दो प्लेन दिए हुए हैं, एक प्लेन ए है एक प्लेन है। एंगल का फार्मूला क्या होता था, तो हमारे पास ये दो प्लेन होते थे ऐसे, एक ऐसे दो प्लेन है, हमारा इसका नॉर्मल n1 इधर जाएगा, n2 इधर जाएगा, तो n1 क्रॉस n2 किधर आएगा भाई, इधर आएगा ना। चलिए हमें एंगल निकालना है, n1 क्रॉस n2 ना, कि एंगल निकालना, तो ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, ठीक। मैग्नीट्यूड देखना होता है, तो cos थीटा इक्वल टू, ये फार्मूला हमारा आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू, इसलिए हमने लिया था n1 जो बात आ रही थी, n1 डॉट n2 अपान मॉड n1 मॉड n2 आ जाएगा, यानी n1 n2 के बीच का एंगल, ये एंगल और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, इसलिए cos थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ देखिए cos थीटा की वैल्यू मालूम करते ही, लेकिन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल क्या दिया हुआ, थीटा इक्वल साइन इनवर्स दिया है, साइन थीटा की वैल्यू हो गई। हमें cos थीटा चाहिए, तो इसको ऐसे वाला ट्रायंगल यूज करते भैया, 2√6 बनाते, इसको 5 लिखते और ये 1 आ जाता, यानी cos थीटा की 1/5 आ गया। यहाँ रख दो 1/5, लैम्डा आराम से आएगा। आराम से मतलब ये है कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा सा लगाना होगा। ये करने के बाद इस तरह का एक बढ़िया सा डराने वाला एक लैम्डा बना क्वाड्रेटिक, ये बहुत 19 120 125, बस यही प्रॉब्लम थी। इसको सॉल्व करने में जो सॉल्व कर लिया जितना जल्दी, वो आगे बढ़ गया, ठीक। इसमें मैं रिकमेंड करूँगा, सॉल्व करेंगे, हमने भी किया है, आप करिएगा तो ये 5 आएगा और 25/19 आएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है इसको, ठीक। ये आ गया। तो आप कह रहे हैं कि λ1 λ2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया है कि λ1 λ2 से छोटा बड़ा, तो λ2 बड़ा होगा, बड़ा ये हो गया, छोटा ये हो गया, यानी 0.38 λ1 ये रख दिया। ये बाद में बड़ा अच्छा आया, 50-52 आ रहा है, देखो बड़ा सिंपल आया, यहाँ प्रॉब्लम कर रहा था लेकिन बाद में तो अच्छा आ गया ना। तो अब डिस्टेंस करा, इस पॉइंट से अपनी P1 प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला तो बहुत सिंपल होता है, ये मान लो प्लेन है, ये AX है प्लस BY है प्लस CZ है = D है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल निकालना, ये पॉइंट कोई है
x1 y1 z1। ये फार्मूला बहुत सिंपल सा है। ये p d की जो वैल्यू निकाला है इसी फार्मूले से मॉड ले लिया भैया। ये x1 b y1 c z1 माइनस ये d यहाँ था, ठीक है। ये देखो आप, ये आ गया, फार्मूला लिख दिया अपना, अंडर रूट आ गया। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर, बस ये यूज किया गया यहाँ पर। यूज करके फाइनली आराम से आंसर, वो डी स्क्वायर पूछ रहा था तो डी स्क्वायर 315। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत थी। आइडिया तो सिंपल था, आसान था, किया जा सकता था इसको। आगे क्वेश्चन देखो भैया, से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर अल्फा बी द एरिया ऑफ द लार्जर रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस which lies in the first coordinate then value of 3 अल्फा। ठीक, कुछ नहीं, एरिया का क्वेश्चन है, एरिया निकालना है। सिंपल दो कर्व दिए हुए हैं, ड्रा करके देख लेते हैं, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये हमारे पास पैराबोला है, ठीक है। ये पैराबोला हमारा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, एक लाइन जा रही है जो है y इक्वल टू x है, ठीक। और कह रहा है किसके बीच का एरिया बताना भी, ये 2 से 8 के बीच में उसने कहा है x इक्वल टू 2, यानी 8 सॉरी ये दोनों को सॉल्व किया हमने। यहाँ तो x इक्वल टू 2 कहा है इसने, 2 से आगे बढ़ना। ये सॉल्व करेंगे तो 0.88, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.88 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसका एरिया निकालना, बस इसका एरिया निकालना है। ये एरिया का फॉर्मूला 2 से 8 y1 माइनस y2 dx कर देना है। y1 इसमें ऊपर वाला ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो y1 की वैल्यू क्या आ गया, y1 इक्वल टू 2√2 √x, यानी ऐसे आ गया, ये रख दिया हमने यहाँ पर। और इसको यहाँ पे x अपने पास y इक्वल x है, बस सिंपल आपने इसको रख लिया, 2 से 8 कर लिया। 2 से 8 करते ही कैलकुलेशन करना और आंसर आ जाएगा। यानी क्या आ गया आपका अल्फा, यानी हमें क्या चाहिए था 3 अल्फा। 3 अल्फा की वैल्यू आ गई 22 आंसर हो गया। बस ये आसान था, इसको किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको ध्यान दीजिए आप। ये क्वेश्चन में थोड़ा समय लगाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि सीरीज है, ये एक जनरल टर्म दिया है, इसका कह रहा है सम इस फॉर्म में होना चाहिए, तो वैल्यू बताओ। और ये इन्फॉर्मेशन ई के बारे में बोला है कि ई की वैल्यू ये होगा। ई नहीं भी मालूम है तब भी ई की वैल्यू तो हमें मालूम ही होती है ना। चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें एकदम मालूम है कि इसको अलग अलग नहीं करेंगे तो बन नहीं पाएगा। हमने क्या किया कि इसको अलग कर लिया, दिस अपान दिस, दिस अपान दिस, यानी इसको इससे डिवाइड कर लिया। ठीक, यहाँ पहुँच गए हम। पहुँचने के बाद इसको हमने S1 मान लिया, इसको S2, दो अलग अलग क्वेश्चन हमने बना लिया। ठीक, लेट S1 इक्वल टू दिस, ये आगे देखो ध्यान से। इसको भी हम चाहें, वैसे मालूम है कि माइनस में लाना प्लस में करना जरूरी होता है इसको, तो हमने क्या किया, इसको एन क्यू, देखो एन क्यू कट पिट रहा है, एन क्यू, ये 2 फैक्टोरियल n हो गया, ये आपका फैक्टोरियल n है। अब क्या हो रहा है आपका, देखो ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, ये नया बन गया। अब हमने n भी एक बाहर ले लिया तो ये भी कट गया, एक n यहाँ होता, देखिए n यहाँ लेता मैं, यहाँ n होता या n क्यूब होता, एक कट करके क्या आ गया फाइनली n स्क्वायर अपान n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ गया। इसमें एक +1 एक -1 ऐड करके सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, ये जब हमने बनाया, हमारा एम है कि इस n को यहाँ से गायब करना, n नहीं होना चाहिए। देखिए हमने फिर -2 + 3 कर लिया, फिर अलग अलग कर लिया हमने। अब यहाँ से स्टार्ट होती है चीज़ें, यहाँ समझना था कि ई के फॉर्म में कैसे चेंज होगा। आप फार्मूला में आपको मालूम है कि ये फार्मूला यदि आप याद रखते ना, आराम से बन जाए। ई की पावर x का फार्मूला 1 + x अपान फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, ax³ अपान 3 फैक्टोरियल। ये बढ़ता जाता, रुकता नहीं भाई, ये इन्फिनिटी तक जाता। ठीक, हमें क्या दिया है उसने क्वेश्चन में, हम लोग क्वेश्चन दिया e का पावर 1, देखिए e की पावर 1 वही आ रहा है जो दिया हुआ 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 अपान फैक्टोरियल 0 लिख सकते हैं इसे, प्लस ये लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपान फैक्टोरियल 2। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। इवन e की पावर -1 की जरूरत पड़ेगी, अभी आगे देखेंगे e की पावर। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ दे रहा, देखिए इसको एक मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसको देखो आप, ये दे रहा अपना, ये दे रहा 1 अपान
n माइनस 1 ये दे रहा अपना n माइनस 3 सॉरी n माइनस 3 ऐसा। ये मान लो tn होता, ठीक, तो 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी किससे स्टार्ट करेंगे 3 से, क्योंकि 1 रखने पर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऑलरेडी मालूम है कि पहला टर्म इसका आएगा 3 रखेंगे तो 1 अपान फैक्टोरियल 0, 1 अपान 1 फैक्टोरियल, इस तरह से बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरी वैल्यू है ई आएगी, इस तरह से ये वैल्यू आएगी भी ई आएगी, ये वैल्यू भी क्या आएगी ई आएगी, यानी ई प्लस 3 प्लस ई कितना आ गया 5e आ जाएगा। क्लियर? तो S1 आ गया 5e। अब S2 की बात करेंगे। S2 में हमारा एम है कि ऊपर हम ऐसा करें कि n गायब हो जाए। यहाँ देखिए, यहाँ तो आसानी से कुछ ही आराम से कट गया, 2n हमने बाहर लिया, 2n माइनस 1 यानी माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अलग अलग कर दिया। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सिग्मा कर लिया, 2n अपान 2n फैक्टोरियल कर लिया हमने, फिर यहाँ माइनस माइनस ये वाला आ गया, इसमें से फिर 2n माइनस 1 कॉमन ले लिया। इसमें देखिए ऐसे ऐसे कर लो, आप चाहो तो 2n कर लो, 2n बाहर लोगे तो 2n माइनस 1 फैक्टर कट गया, यानी ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ पर आ गया। देखिए ऐसे आ गया। फाइनली S2 जो हमारा आया इस तरह से। फिर अब वैल्यू n 1 2 रखना स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जब 1 2 3 रखना स्टार्ट किया ना, तो आप थोड़ा रिवर्स करके आप उसको देख सकते हैं, इस तरह की वैल्यू आएगी, कुछ नहीं किया, इस तरह की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ आप देखिए, आप ध्यान से इसको आप ध्यान से देखेंगे तो फाइनली क्या आ रहा है 1 अपान फैक्टोरियल 2n माइनस 1। अब n की वैल्यू 1 2 3 आप पुट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब आपने रखना शुरू किया तो इस तरह से आया। बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था आपको। अब यहाँ सिंप्लीफाई किया, ऐसे लिख दिया हमने। अब ये जो पूरी वैल्यू है, बस यही ध्यान रखना था। वो उसने क्वेश्चन में ई दिया हुआ है, ई का पावर माइनस 1 आपको लिखना था। ई का पावर माइनस 1 की वैल्यू अभी हमने लिखा था कि ई का पावर एक्स की वैल्यू जो होती है 1 अपान फैक्टोरियल 0 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ई का पावर माइनस 1 जब आप लेंगे तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर चेंज हो जाएगा 1 अपान, इस तरह से यहाँ पर चेंज नहीं होगा 1 अपान फैक्टोरियल 2 1 अपान, हमने इसको यूज़ कर दिया। इसको यूज़ करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा, माइनस कम ले लिया, ये आ जाएगा, ई का पावर क्या आ जाएगा, इन दोनों कंबाइन कर दिया है, ई का पावर माइनस 1 आ गया। फिर S1 प्लस S2 को ला करके हमने ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा। अब देखो, आप S1 प्लस S2 जब हमने किया तो C की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए C है ही नहीं, C क्या हो गया हमारा 0 हो गया हमारा। देखिए B की एक वैल्यू क्या होगी 5 होगी, B की वैल्यू क्या होगी -1, बस रख देना था और आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा इसमें जो ध्यान रखना था ई की पावर -1 को क्रिएट करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, क्लियर, यानी हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट गिवन है, क्लियर। अब इसको देखते हैं और हमें मालूम क्या करना है, C माइनस B, हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम क्या करना है, ये मालूम करना है, C चाहिए B चाहिए। इसका मतलब क्लियर होगा, उस प्लेन का इक्वेशन बस लिख दें, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देख लो आप। प्लेन कह रहा है कि प्लेन जो हमारा है ना वो किसके नॉर्मल है, तो इस लाइन के नॉर्मल है, इस लाइन के नॉर्मल है, ये कहा है क्वेश्चन में, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है बेसिकली, इस तरह लिखने का मतलब तो क्लियर है हम लोगों को, लिखने का मतलब क्लियर है, ठीक ना। लिखने का मतलब ये है हमारा, इस बात को हम जब लिखते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है कि दो प्लेन हैं, देखिए दो प्लेन हमारे पास, ऐसे दो प्लेन हैं, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से क्या फॉर्म होती है, लाइन फॉर्म होती है, एक लाइन बनती है, क्लियर। और लाइन जो बनती है उस लाइन के बारे में बोल रहा है कि इसके इंटरसेक्शन से जो लाइन जा रही होगी वो ये लाइन की बात कर रहा है, क्लियर। वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, यानी एक इसके नॉर्मल n1, इसका नॉर्मल n2, इन दोनों का जब हम क्रॉस लेंगे, दोनों का जब हम क्रॉस लेते हैं तब वो लाइन का इसके जो इंटरसेक्ट कर रही है उसके इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रही है उसके एलॉन्ग एक वेक्टर मिल जाता है, यानी लाइन के पैरेलल वेक्टर मिल जाता है, या हम कह सकते हैं कि उस पैरेलल उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, क्लियर। अब हमने क्या किया, n1 क्रॉस n2 है निकाल लिया, देखो यहाँ पर, एंड डायरेक्शन रेशियो आपका या लाइन का डायरेक्शन ऑफ द लाइन या डायरेक्शन रेशियो, ठीक, इसको मालूम कर लिया हमने, क्लियर।
ये आ गया हमारा ये। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये जो लाइन हमारी है, ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है? जो गिवन प्लेन, जिस प्लेन को मालूम करना है उसके परपेंडिकुलर है। यानी प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन मिल गई हमें। इसका मतलब इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है। इस प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट है, इसके नॉर्मल वेक्टर मालूम है, तो लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। ठीक, हमें लिखने का तरीका यही है कि ये आ गया, ये ऐसे फॉर्मूला होता था, ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0 होता था। ए बी सी क्या है? ए बी सी इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन इश्यू है, तो मिल गया -1 7 11, तो -1 7 11 रखने के बाद ये फाइनली हमारे पास आ गया। ये आते ही ए बी सी आ गया। क्लियर कि प्लेन का इक्वेशन ही हमने लिख लिया। इसका मतलब हो गया, देखिए ये दिस द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें किस फॉर्म में बनाना था, तो क्वेश्चन में गिवन है किस फॉर्म में बनाने की जरूरत हमें है। ठीक, अब इस फॉर्म में बना दिया हमने, यहाँ 1 होना, डिवाइड कर लिया, ए की वैल्यू आ गई, बी आ गया, सी आ गया, हमें ए चाहिए, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर 15 आ गया, यानी इंटीजर आ गया, आंसर हो गया, आंसर 15 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आया हुआ है। कह रहा है 4 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ है विच यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 एंड 5, 4 नहीं भाई, 1 2 3 एंड 5 एंड डिविजिबल बाय 15। ये क्वेश्चन हमारा है। इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं इसको। देखो क्या कर रहा है, किससे डिविजिबल है, तो 15 से डिविजिबल है। ठीक, हम उन नंबर को कलेक्ट करेंगे जो 5 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? 5 से भी हो और किससे हो? 3 से भी हो, दोनों से डिविजिबल हो। तो हमने 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? अंतिम नंबर जो उसका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। क्लियर, ये देखा हमने। इसके बाद जो 3 नंबर्स हमारे आएंगे, यानी ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए हम क्या करते थे? 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करते थे हम लोग? 3 से डिवाइड करने के लिए ये सभी का सम क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि यहाँ क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तब ये 5 से भी साथ साथ ये डिविजिबल होगा। इसका मतलब 15 से डिविजिबल होगा। कि अब क्वेश्चन है, इसमें जो नंबर आएंगे वो इस तरह से आना चाहिए, 3 लैम्डा प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक, यानी इन तीनों का जो सम आएगा वो 3 लैम्डा प्लस 1 के फॉर्म में हमें लाना होगा। 3 लैम्डा प्लस 1 के फॉर्म लाने का मतलब कि हमेशा ये 5 है, 6 ऐड हो जाएगा, 6 होते ही वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, इसका मतलब ये है, यानी 3 कॉमन हो जाएगा, जैसे आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 5, यानी 3 लैम्डा प्लस 6, यानी आ जाएगा फाइनली 3 कॉमन हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2 यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ जो भी नंबर हम रखेंगे, चूज करेंगे, वो इस फॉर्म में आना चाहिए। इसका सम 3 लैम्डा प्लस 1 चूज करना शुरू किया हमने, 1 1 2 लिया, यानी यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2। देखिए दोनों का सम क्या हो रहा है? 4, यानी 4 का मतलब 3 into 1 प्लस 1 हो गया, इस फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये 1 1 2 होना चाहिए। जब 1 1 2 रख दिया, यहाँ 5 रख दिया, तो इसका टोटल सम आप देखो 3 से डिविजिबल होगा। अब 5 अंतिम है, टर्म है, अंतिम नंबर है, तो 5 से भी डिवाइड हो रहा होगा। क्लियर, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब 15 से भी डिवाइड हो गया। तो इस तरह के नंबर हम 3 चूज कर रहे हैं। कॉमन सेंस यूज करना होगा। 1 3 3, अच्छा ये आपस में अरेंज भी होंगे भाई। कितने तरह से अरेंज होंगे? 2 आइडेंटिकल हैं, 1 1 है, तो फैक्टोरियल 3/2, यानी ये कितने बनेंगे जिसमें 1 1 2 होगा, और 5 तो रहेगा ही, तो इतने बनेंगे, 3 नंबर्स आएंगे। इस तरह से 1 3 3 ले लेंगे। देखिए 1 3 3 का सम देखो तो 10 आएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में आ गया। अब प्लस 5 यहाँ से आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से हम चूज करना स्टार्ट कर दिया। इसको करने का तरीका ये 2 2 3 भी हो सकता है इसको करने का। तो इसी तरह से आपने चूज किया कि 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप के बन जाए, वो बन गया। देखिए कोई बार ले सकते हैं, तो देखेंगे 3 लैम्डा प्लस 1 बन जाएगा। क्लियर, ये टोटल करके सम कर लिया, इसका सम कितना आ जाएगा? 21, आंसर आ गया। ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखा है तो
सिंपल क्वेश्चन है, बट आप देखो इसका कैलकुलेशन किस तरह से चल रहा है ना। ये कह रहा है fx दिया है, इसको इसने मान लिया है, फिलहाल इसको मान लिया है f1, ये f डैश नहीं था, f1 x इक्वल टू दिस, बड़ा सिमेट्रिकली है, ध्यान देना स्टार्ट करें तो यहाँ 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, यानी 2 और 3 को इंटरचेंज कर रखा है। यहाँ कह रहा है कि इसको किसी से मतलब नहीं है, इसको f5 को आपको ये इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आना चाहिए, और वो कह रहा है तब a प्लस बी, यानी फाइनली ये मालूम करना पड़ेगा, b मालूम करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कहाँ से f5 क्रिएट होगा, तो उसके लिए यहाँ देखिए नंबर दिया हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। मैं ये देख रहा हूँ, मैंने तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक, वैल्यू रख करके, ठीक ना। जैसे देखो f1 ये दिया है, तो f2 कितना होगा, f2 किस तरह से निकालने हम लोग, फॉर्मूला हमारे पास था ना भाई, f2 कैसे निकलेगा ना, तो fn था हमारा, fn था हमारा इस तरह से, f1 हो जाएगा उस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला हमारा ये दिया हुआ, देखिए ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं ना, f1 गॉफ fn-1 x को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ यूज़ जब हम करेंगे तो ये आएगा, देखिए जब यहाँ 2 देंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ n-1 था, ये देखिए ये फार्मूला था, फार्मूला में लिख दूँ ज़्यादा सही रहेगा, fn इक्वल टू f1 ऑफ fn-1। जब हमने यहाँ 2 दिया तो ये तो 1 रहेगा, यहाँ 1 आ गया, ये आ गया, इसको हमने ऐसे ये फार्मूला वाइज f ऑफ fx से ऐसे लिख लिया, कैलकुलेट भी कर दिया। अब हमने x के प्लेस पर इसको रख दिया, हम देखिए यहाँ पर ये 2 हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया, मेहनत किया, मेहनत करने के बाद ये आ गया, लेकिन जब आया तो चमक आई चेहरे पर। चमक ये आई कि यार ये तो ये बात चलने लगी है, चमक, यहाँ 3 2 था तो यहाँ 13 12 आ गया, यहाँ 12 13, बड़ा एक सिमेट्रिकली चीज़ बनने लगी। लेकिन इसने फिर आपने अभी सिमेट्री तो लग रही है, लेकिन तीसरा क्या आएगा, तीसरा भी फिर हमने किया इसी फॉर्मूले से, थर्ड होगा, लेकिन एक चमक आ गई अंदर कि यार ये सीक्वेंस बन रहा है तो कुछ बात बनने वाली आगे। लेकिन जब आपने f3 निकाला ना, f3 का मतलब f1 ऑफ f2 ऐसे, या हम कह सकते हैं f1 और ये f2x ऐसा। जब आपने इसके जगह पर आपने देखिए रखना स्टार्ट किया, ये आगे देखिए 13 को इसके रख करके कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ा। जब कैलकुलेशन आपने किया तो ये आ गया। अब समस्या एक बन रही है अपने, 4 चाहिए 5 चाहिए, हमने तो पूरा कर दिया है, लेकिन आप ध्यान देते तो यहाँ से आप चाहते तो दिमाग लगा सकते थे अपना। ठीक, हो क्या रहा है, देखिए हो क्या रहा है कि ये तो हमने करके पूरा दिखा दिया है, पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन थोड़ा सोचते आप बीच में, 3 और 2 का प्लस करोगे तो कितना मिलेगा 5, अगेन f2 आया तो इसका प्लस करोगे 25, ठीक, सेम इसका प्लस करोगे 125। आप देख लो कैसे बन रहा है 25, यानी 5 का मल्टीपल होने लगा, यानी ये यहाँ पर 5 आया f1 वाले में, f2 वाले में a प्लस बी का जो सम आया 25 आया, इसमें a प्लस बी का 25, फिर आगे जब 4 करेंगे आप तो उसका 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, देख लीजिए 4 का यहाँ किया भी हमने, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 625। आप देख लो यहाँ किया भी आया भी है, 625 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 तो हो गया, 5वां जब हम करेंगे तो क्या आएगा, फिर किससे मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगेन 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने कर दिया है, तो आ जाएगा आप सम आ जाएगा, देख लीजिए सम दोनों का आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फाइनली आ जाएगा आपका सम, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 1 आएगा, आंसर आ गया। यही लाना था आपको। मैं ये कहना चाह रहा था इस क्वेश्चन में कि ये 5 तक जाने की जरूरत नहीं है, 3 तक आने के बाद बन जाती है आपकी 3 5 25 125, एक सीक्वेंस बनने लगा तो आपको पता लगे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, अगला बनता जा रहा है। ठीक, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से फिर 5 से, फिर 5 से, तो ये प्लस बी की वैल्यू आ रही है, तो डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते थे। अदरवाइज मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया है कि ए प्लस बी की वैल्यू, ये आंसर आएगा 3125, 3125 आएगा, ऐसे भी कर सकते थे। ये देखो भैया, ये आ गया मीन एंड वेरिएंस से, स्टैटिक्स से आ गया। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन
8 एंड 16, ये 14 मिसिंग है, कह रहा है एक मिस कर गया। ए बी द मीन वेरिएंस की बात कर रहा है, 6 ऑब्जर्वेशन, तो A+3 भी, यानी ए और बी की वैल्यू निकालनी है ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल है, आसान है, किया जा सकता था, जस्ट फॉर्मूले मालूम होने चाहिए था। मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन का फार्मूला ये क्लियर हो गया। यहाँ से हमने 56 मल्टीप्लाई 8 दिया हुआ है, यहाँ 8 दिया हुआ है इसका वैल्यू, तो ये 56 आ गया। ठीक, तो सिग्मा x1 आ गया। वेरिएंस का फार्मूला हमने लिख दिया, x बार भी निकाल लिया। अब इसके बाद जो मेन बात कर रहा है कि 14 रिमूव कर रहा है, तब नया वेरिएंस मीन क्या आएगा, तो नया मीन लिख दिया हमने, -14 कर दिया और सिग्मा x1 ला के यहाँ रख दिया, ये आ गया भाई, ये आ गया। ठीक, यहाँ 6, ये तो ये की वैल्यू क्या है, 6 से मल्टीप्लाई होगा, एक वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। तो मीन वाले से ये आ गया। वेरिएंस को देखिए, वेरिएंस का बी दिया हुआ है, और कितना माइनस होना है, अगेन 14 का ये फॉर्मूला यूज अगेन यहाँ हो रहा है, देखिए ये माइनस कर दिया, क्योंकि ये डेटा मिसिंग है, 14 मिसिंग है, 14 हमने माइनस कर दिया, 6 आ गया, ये 49 कितना होगा, 7, यानी आपके ये कम हो चुका है, इसे 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49। बस सॉल्व कर दिया, यहाँ से बी आ गया और ये वैल्यू रख दिया और आंसर आ गया। ठीक, इसमें तो कोई बहुत आसान है, सिंपल है, इसमें डेटा आप देख करके समझ सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक सेट है, इसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से, क्वेश्चन ये कह रहा है अपने को कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम एस टू पी एस। जो मेन बात इसके अंदर है, जो नई बात इसमें थोड़ी समझनी आपको है, ये पी एस के बारे में समझना आपको। ठीक है, पी एस के बारे में कह रहे हैं, पी एस डिनोट द पावर सेट ऑफ एस, ये कह रहा है पावर सेट। तो पावर सेट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। पावर सेट किसको बोलेंगे या बोलते हैं, सपोज एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे एस इक्वल टू सपोज 1 और 2 है, और हमसे कहें इसका पावर सेट आप लिखो, तो पावर सेट ये होता था कि कितने सबसेट बनेंगे, ये पावर सेट होगा। जैसे सबसेट कितने बनेंगे इसको पी एस से डिनोट करें हम, तो बनेगा, देखिए 5 एक आएगा, 1 आएगा 2 आएगा एंड 1, 2 आएगा। कितने बन रहे हैं, कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो एन पी एस यदि हम बात करें, तो एन पी एस की बात करें, तो एन पी एस में हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें पावर सेट में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, यदि एन एलिमेंट हैं तो फार्मूला होता है एन, यदि एन एलिमेंट होते, इसमें एन एलिमेंट होते इसमें, तो इसका मतलब 2 का पावर एन। इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, इसमें 2 एलिमेंट है, 2 का पावर 2 आपका 4 हो जाएगा। क्लियर। अपने क्वेश्चन में कितने एलिमेंट्स हैं, जो अपना क्वेश्चन दिया है उसमें हम देखें, इस केस में हम ये ध्यान दें यहाँ पर कि हमारे पास 6 एलिमेंट हैं यस सेट में। क्लियर, यस सेट में हमारे पास 6 एलिमेंट हैं, तब कितने नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे। क्लियर, इस फॉर्मूले को हम यूज करें तो उस केस में, अपने केस में कितना आ जाएगा, 2 का पावर 6 यानी 64। इस तरह के 64 सेट्स आएंगे, सबसेट आएंगे देखा जाए इसके तो। ठीक, क्वेश्चन अब आगे एक्सप्लेन करता हूं मैं। आगे बात ये समझनी थी, इसके अंदर समझना है आपको, ये तो क्लियर हो गया अपना। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि भाई आपका जैसे बेसिकली क्या है कि 1 नंबर ऑफ 1 कितने बनेंगे, ये कह रहा है अपने को ना, नंबर ऑफ 1 मैपिंग या फंक्शन कितने होंगे। क्लियर, ये अपना क्वेश्चन है। क्लियर, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये है कि यदि इसको विजुलाइज करें तो विजुलाइज करने पर ये आएगा। देखिए जैसे हमारा क्या कहानी है, ये सेट है, इसको मान लीजिए, ये थोड़ा बड़ा हम बना रहे हैं ना, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया पी एस यानी बी हम कह सकते हैं इसको। ठीक, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक, ये 5 ले लीजिए, इसको 5 है। क्लियर, 5 और 6, इसमें क्या स्थिति बनेगी, किस तरह के सेट आपके पास आएंगे, यदि हम नोट करें तो एक तो 5 आएगा, 5 आएगा, एक तो 5 आएगा, आपका क्या आएगा, एक आपका 5 आएगा। क्लियर,
एक आपका फाई आएगा। फाई का मतलब ये है, फाई इस तरह से एक सेट, इसमें फाई 64 में है, एक तो फाई आएगा। दूसरा क्या आएगा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होंगे, 1 होगा, 2 होगा, इस तरह के आएंगे। तीसरी बात क्या होगी, 2 आएंगे, जैसे 1 2 है यानी 2 बनेंगे। इस तरह से कितने होंगे, 1 2 3 इस तरह से बनेंगे। फिर क्या होगा, 1 2 3 4 होंगे, अगेन 1 2 3 4 5 5 के होंगे, और लास्ट में होगा 6। मतलब ये है 4 5 और 6। मीनिंग को समझिए आप, ये कितने बनेंगे यदि हम देखें तो इसको किस तरह लिखते हैं, NC0 यानी n एलिमेंट है, तो हमारे केस में कितने हैं, 6 हैं। ये 1 एलिमेंट के कितने बनेंगे, तो 6C1। ये कितने बनेंगे, तो 6C2। इस तरह से आप देखो तो 6C6 बनेगा। इसी को बाइनोमियली से हम देखेंगे तो 2 का पावर 6 जो कि 2 का पावर 6 आ रहा है। कहने का ये मतलब है कि हमारे ये सेट में 1 2 3 4 5 6 हैं, और जो बी सेट हमारा है वो पावर सेट से भरा हुआ है, और उसमें इस तरह के आपके पास एलिमेंट होंगे। अब क्या करना अपने को है, अब 1 1 फंक्शन का क्या मतलब है, 1 1 फंक्शन का मतलब है कि इसको जैसे 6 का हम किससे अटैच कर सकते हैं ये देखना आपका होगा। ठीक, इसको एक और बात समझ सकते हैं आप, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग से ये कहा जाए कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये समझने के लिए इसका पार्ट नहीं है, 1 2 और सपोज 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें मान लो बनाना रखा हुआ है, इसमें एप्पल रखा हुआ है, और कोई अलग फ्रूट कोई और रखा हुआ है। अब फिर हम लोग से कहे कि कितने 1 1 सोल्यूशन हो, कितने 1 1 मैपिंग होगी, कितने 1 1 फंक्शन होंगे, तो 1 का कितना 3 से, 2 का ऐसे अटैच करेंगे, 1 का तो 3 से, 2 का 2 से, यानी फैक्टोरियल 3 आ जाएगा देखा जाए तो। क्लियर। तो इसी तरह से जो ये बनाना की हम बात कर रहे थे, जो एप्पल की बात कर रहा हूं, इस तरह से आप समझ लो इसके अंदर रखा हुआ है। क्लियर। जैसे अब 6 से मैं करूंगा, 6 से मैं ऐसे कर रहा हूं कि मैं 6 को अटैच करूंगा इस सेट को। क्लियर। तो ये आ जाएगा 6 से। ठीक, इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं। जैसे जब हमने 6 से इसको कर दिया, ये जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो 5 से नहीं होगा। रीजन यहां देखो क्लियर है, यदि हमने इसको 6 ले लिया तो ये इधर 6 नहीं हो सकता, इससे कम होगा। मैं इसको 5 को इससे अटैच कर सकते हैं, इससे अटैच कर सकते हैं, यानी इधर जा सकते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से यहां भी एक ध्यान रखने वाली बात है, सबसेट की बात कर रहा है, यानी आप 6 को कर दिया आपने, यदि F6 आपने कर लिया, F6 आपको ये मिल गया, तो ये सबसेट अब इसका सबसेट ही आएगा ऊपर ना, इससे अटैच होगा। तो इस बात को ध्यान रख करके इस क्वेश्चन को हमें आगे बढ़ाना है। अब मैं इसके सोल्यूशन पर जाता हूं, किस तरह से केस बनानी है और कौन कौन सी केस हमें लेनी है उस पर हम जाते हैं। जैसे सीयर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, आंसर तो बहुत क्लियर है, आंसर तो बाद में देखेंगे। आप 1 या 2 केस को आप समझो ठीक से ना, उसके बाद सारी केस समझ में आ जाएगी एक तरफ से। जैसे पहले हमने क्या लिया, ये P6S का मतलब है, इसकी यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, इस केस की हम बात करते हैं, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक केस हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके थ्रू सारे केसेस को जनरलाइज कर दूंगा मैं। जैसे आप ध्यान दो, इसकी बात हम करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज यहाँ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जैसे 5 है, 6 है। और इस तरह से जो हमारा बी सेट है वो किस तरह का है, तभी जस्ट हमने बात की थी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, फिर अगेन 1 2 3 4 5, यानी इसके 5 के होंगे, इस तरह से चलता जाएगा ना। जैसे 1 होगा, 2 3 4 के सेट आएंगे, फिर ऐसे 3 के आएंगे, 1 2 3 के आएंगे, इस तरह से आएंगे, 1 2 इस तरह से आएंगे, फिर सिंगल आएगा, एक 5 भी आएगा। क्लियर। तो हमारे पास देखें तो ये सेट, ये 6 के सेट एक बन गया, इस तरह के 5 के सेट बनेंगे, डिफरेंट 4 के बनेंगे, 3 के बनेंगे, 2 के बनेंगे। अब यहाँ से हम अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 6 को, क्योंकि ये सबसे बड़ा ले लिया हमने, 6 को हमने इससे अटैच कर दिया, इससे, तो एक केस बन जाएगी, यानी P6 हमने यस लिया हुआ है, यानी जिसमें 6 एलिमेंट है। क्लियर, ये हो गया। अब क्वेश्चन आगे है, उसने ये कंडीशन अप्लाई किया है कि भाई जो भी आप लेंगे, जैसे Pn लिखा हुआ है इसमें, सबसेट ऑफ Pm, आप फिर लिखा है n लेस देन m। ठीक, तो m की जगह हमारा 6 आ गया।
ठीक। अब क्वेश्चन है कि इसमें से ये 5 कहाँ अटैच हो रहा है हमारा, 5 अटैच करने का, 5 तो इससे अटैच नहीं हो सकता, मिनिमम हो जाएगा। तो इस केस में लिखा हमने F5 कहाँ जाएगा, तो हमने केस बनाया एनी 5 एलिमेंट सेट ए ऑफ एस इन, ठीक, यानी ये 5 जो होगा वैसे में जा रहा है जहाँ पर जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, क्लियर। वो 5 एलिमेंट्स इसी 6 में से आना चाहिए कि इस कंडीशन को तभी फॉलो करेगा। 6 में से कितने ये 5 के बनेंगे, कितने सेट बनेंगे, तो ये 6C5 बनेगा, जिसका ऑप्शन आंसर आएगा 6 ऑप्शन आएगा। यानी 5 कहाँ कितने पर जा सकता है, कितने ऑप्शन इसके पास हैं, 6 ऑप्शन हैं, ठीक। तो 6 मेथड हो गए इसके, ठीक, ये हो गया। अब ये यहीं पर है, फिर 4 F4 हम कहाँ ले जा सकते हैं, फिर इस पर नहीं ले जाएंगे। F4 किस पर, यानी 4 एलिमेंट्स सबसेट बी ऑफ ए, यानी 4 एलिमेंट्स, देखिए 4 एलिमेंट्स, यानी 4 एलिमेंट्स 4 4 के जो बने होंगे वो किस में से आए होंगे, इसी में से, क्योंकि ये नीचे 4 इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि कंडीशन को फॉलो करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 4 इसमें जाएगा 1 2 3 4 वाले में, ठीक। तो किस में जाएगा, 5 है, 6 में नहीं, 5 में से सबसेट बनेंगे, 5 में से 4 एलिमेंट को हम निकालेंगे, कितने तरह से बनेंगे, 5C4, यानी कितने ऑप्शन इसके पास होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, क्लियर। सेम मैनर में आप देखो 3 वाले को लेंगे, फिर 3 का, फिर 2 का लेंगे, लास्ट में F1 लेंगे, यानी इस तरह से 3 का हो गया, 2 का हो गया, 1 का हो गया। अब 1 में जब जाएंगे हम तो 2 में से 1, देखिए 1 में ध्यान रखना है, एनी 1 एलिमेंट सबसेट ई ऑफ डी आर एम्प्टी सबसेट, एक एक का लेना जब स्टार्ट करेगा F1, तो F1 यहाँ जा सकता है, 2 में से 1 कोई, यानी 2 में से 1 2C1, यानी कर सकते हैं 2C1, और ये यहाँ भी एक एलिमेंट को लेना है तो 5 पर भी जा सकता है, यानी कितने हो गए, 3 ऑप्शंस यहाँ पर हो गए, क्लियर, 3 ऑप्शन हो गए। अब ये हमारे पास इस केस में को हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, टोटल फंक्शन इतने बनेंगे जब इस केस को हमने फ्रीज कर दिया, फिक्स कर दिया, तो क्लियर। इस तरह से एक केस बन गया है। एक केस और डिस्कस मैं करता हूं आगे, जैसे आप देखो एक और केस डिस्कस करते हैं, फिर जनरलाइज कर लेते हैं। ये देखिए P6 को जो आप लोगे ना, इसको ध्यान दो आप, P6 को जब आप लोगे, P6 को जब आप लोगे, जैसे मैं कह रहा था सेकेंड वाले केस को आप जब लेंगे, इस केस को जो आप लेंगे, इसमें हमने क्या चेंज कर लिया, ये ध्यान दो। अभी हमें क्या है, ये तो यही रखा हमने, ये पॉसिबिलिटी यही रहेगी, क्लियर, कि भाई ये यहीं पर अटैच है, क्लियर। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये 5 है हमारा P5, अब कहाँ जा रहा है, इसको मैंने छोड़ दिया, एक को छोड़ दिया, भाई कोडोमेन में छोड़ा जा सकता है ना, कोडोमेन में तो एलिमेंट बच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब 5 कहाँ जा सकता है, हमने 4 पर ले लिया, इस पर यहाँ पर 4 पर अटैच कर दिया, 5 कहाँ अटैच कर दिया हमने, 4 पर अटैच कर दिया, हम लाकर अटैच कर दिया ना। तो 4 एलिमेंट्स का कितने सेट बनेंगे, वो भी 6 में से आएगा, 6 में से 4 कितने सेट बनेंगे, उसमें ये जाना चाह रहा है 4, क्लियर, ये 5 जाना चाह रहा है, क्लियर। ये सेकंड केस है, इस लाइन के मतलब नहीं है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इस लाइन से लेना देना नहीं है, ये लाइन तो हो चुकी है हमारी, ठीक। अभी क्या हम लोग कर रहे हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने कहा कि इसको छोड़ेंगे यार, मैं किस पे जाऊंगा, 4 एलिमेंट के जो सबसेट होंगे उसको मैं लूंगा, तो 5 से अटैच कर दिया, 4 का सबसेट, 4 कहाँ से आया, 6 एलिमेंट्स में से कितने 4 के सेट बनेंगे, तो वो लिख दिया 6C4। इतने 15 ऑप्शन होंगे, 15 ऑप्शन होंगे, 15 ऑप्शन होंगे, जो कि ये 5 अटैच होगा 4 के सेट से, क्लियर। इस सेम मैनर में अब 4 को हमने, अब इसके आगे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि कंडीशंस हमारे पास गिवन है। अब 3 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, 3 एलिमेंट का सेट बनाएंगे, अब कितने बनेंगे, कितने में से, तो इससे नीचे नहीं आ सकते बिकॉज कंडीशन इज हियर, तो ये 4 में से ही 3 लेंगे, तो 4C3, 4 ऑप्शन बन गए, यानी P4 के कितने अटैचमेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है जहाँ अटैच हो सकता है, 4 ऑप्शन उसके पास होंगे। इस तरह से 3 का, 2 का, 1 का, तो इस तरह से हम करेंगे तो आएगा 360, क्लियर, ये आ गया। सेम मैनर में ये थर्ड केस और ले लें, ये केस और ले लेते हैं, थर्ड के इसी तरह से आपको बनाना है। थर्ड केस को लेंगे, इसको ही रखा हमने, फिक्स रखा, क्लियर।
अब एक बात ध्यान रखनी है कि 5 को अगेन ये ध्यान रखना, ये ऑब्जर्वेशन लाना है, फी 5 यानी 5 एलिमेंट्स, हमने 6 यही रखा। अब ध्यान दो, फिर अगेन 5 को इसी से अटैच हमने करा दिया, यानी 5 कहाँ जाएगा, जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर, यहाँ तो एक केस बना लिया। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना है 4 पर, हमने इसको इस बार स्किप कर दिया, छोड़ दिया, ठीक, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑप्शन हमारे पास है। सिंगल एलिमेंट वाला एक मान लेंगे, मान लो। तो हमने अभी क्या किया कि ये इसमें 4 वाले में 5 को तो 5 से इसको स्किप कर दिया। इसको स्किप करने के बाद हमने माना कि भाई चलो यार, जिसमें 3 वाले हैं उससे अटैच कर लेते हैं, तब भी कोई इशू नहीं होगा। तो अभी हमने 4 को किससे कर लिया, जिसमें 3 एलिमेंट्स हों। ये हमारा हट गया, अभी 5 वाला हट गया ना, 5 वाला तो वही रहा, 5 वाला तो वही रहा हमारा। ये P4 4 एलिमेंट को ना करके, 4 एलिमेंट को ना करके 3 एलिमेंट को लिया हमने। अब 3 एलिमेंट के कितने बनेंगे, उसी में से आएंगे भाई, उसी में से आएंगे। तो ये तो आपका ठीक क्लियर है। 3 एलिमेंट्स कितने आएंगे, 5 में से, उससे नीचे तो आ ही नहीं सकते। तो 5 से 3, ये 10 ऑप्शन हो गया। सेम मैनर में 3 का 2 एलिमेंट से, मतलब इसके बाद हमने क्या किया, 3 को किससे करेंगे, 2 से, 1 को किससे करेंगे, 2 किया 1 से, F1 किससे करेंगे, सिर्फ एम्प्टी सेट बच जाएगा, क्योंकि F2 को तो करना जरूरी हो गया ना, छूट जाएगा 2। तो 2 हमारा 1 वाले से हो गया, 1 हमारा 5 से हो गया। कितने ऑप्शन बने, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 360 हो गया। इस तरह से और भी केसेस आपके सामने आती जाएंगी, सेम स्टोरी आपकी बनती जाएगी। जैसे 6 है, P6 मान लिया S है, फिर अगेन S लिया हमने। लेकिन इस बार हमने क्या किया कि 5 को 5 एलिमेंट ही रखा, 5 को 5 एलिमेंट वाले से अटैच किया। इस बार देखो आप, 4 वाले को 4 से किया, इस बार ये भी ले लिया हमने। इस बार 3 को 3 से लिया हमने, 2। अब इसमें देखो, ये 3 वाले जब स्टार्ट किया ना, तो यहाँ 4 ने लिया, यहाँ 3 ने लिया, क्या लिया हमने, अब ये 3 वाले को हमने छोड़ दिया। अब किसको लिया हमने, 2 वाले जितने बने हैं उनको लिया। अब इस बार ये छूट गया हमारे साथ, ये नहीं लेना। देखिए इस केस में इसको हमने छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया। अब ये 2 लेंगे और इसको लेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया, आप ध्यान से देखो, 3F3 एनी 2 एलिमेंट सबसेट C ऑफ B, यानी ये 5 जो है 5 में से तो कम होगा 4C2, यानी कितने ऑप्शन हो जाएंगे, ये 6। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह से आगे बढ़ा लो। हमने छोड़ा किसको, 3 वाले को छोड़ दिया, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 अटैच हो जाएंगे, 1 1 रहेगा। इस तरह से सभी केसेस का डिस्कशन हमने किया है, इसमें लिख रखा है, ठीक। ऐसे 6 का भी अब अगेन वैसे देखेंगे आप, ये 4th केस आपका देख लो, मतलब 6 एलिमेंट वाले, हाँ, इस तरह से। तो इस तरह से आप देखो, ध्यान से देखो। एक लास्ट केस और देखो, ये वाला, ये केस देखो, इसमें भी क्या किया हमने, इसमें भी क्या किया, 6 वाला। अब हमने क्या किया इस बार, ये फाइनली क्या किया हमने इस बार, ये 4th केस को डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट में ये डिस्कस कर देते हैं। एक आइडिया लग गया आपको कैसे चल रहा है सारी चीज़ें। ये आपका 6 वाला है, 1 2 3 4 5 6 वाला है। इस तरह से 4 वाला जैसे फिगर था, 3 5 वाला हो गया। इस तरह से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। फिर एक बार लिख देता हूँ, 1 2 3 हो गया, 1 2 का हो गया, 1 1 का हो गया, और 5 हो गया। क्लियर, ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6 हो गया। क्लियर। ये लास्ट केस को देखो, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये सारे केसेस तो 360 आ रही हैं, जितना हमने केस डिस्कस किया एक पहले वाले केस को छोड़ करके, ठीक। अब इस वाले देखो क्या किया इसने, 6 को इस बार इसको नहीं लिया, 6 को कहाँ ले जा रहा है, ये 5 से ले जा रहा है। ये केस हर बार हम 6 को इंक्लूड किए थे, इस केस में हमने 6 को हमने कहाँ ले जा रहे हैं, 5, इसको छोड़ दिया। अब क्लियर है कि 5 कहाँ जाएगा, 5 तो 4 पर जाएगा, इसकी मजबूरी है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हमारे पास है, 6 को लेना लगातार मेरे को, इसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया, कोई इशू नहीं है। 6 को 5 से, अब इस 6 को 5 का मतलब 6 में से 5 5 का कितने आपके पास ऐसे बनेंगे, वो कितने बनेंगे, 6C5, इतने 6 ऑप्शन, यानी 6 ग्रुप ऐसे बनेंगे जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। ये हो गया, ये 6 किसी पर भी जा सकता है, ये क्लियर हो गया। अगेन 5 को हमने कहा था, जब आपने इसको छोड़ा तब कोई ऑप्शन नहीं है, सबको अटैच करना है। 5 को कहाँ ले जाएंगे आप, 4 वाले पर। क्लियर।
अब हमारे पास 5 में से 4 को चूज करना होगा, तो 5 में से 4 एलिमेंट, यानी 4 एलिमेंट के कितने यहाँ सेट बनेंगे उससे 5 अटैच हो सकता है। क्लियर? सेम मैनर में 4 से 3 का, जिसमें 3 होंगे। इस वाले ग्रुप में जैसे हमने कहा था बनाना है, एप्पल है, इस तरह की चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं, समझ। तो यहाँ 4 इससे अटैच होगा या इससे अटैच होगा या इससे। कितने केसेस बनेंगे इसके भी? 4 ऑप्शंस होंगे, यानी 4 केसेस, 4 जगह जा सकता है। सेम मैनर में 3 को देखो आप, ऑप्शन नहीं है, 2 वाले में अटैच होगा जा करके, तो आप देख लो 3 को 2 3 C2 हो जाएगा, 3 ऑप्शन ही बनेंगे, बस ये करा है। अब 2 को ले लो भाई, 2 किधर आ जाएगा? 1 वाले से, तो क्लियर ही है। अब कितने एलिमेंट? आप पूरे को नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास कंडीशन, यही बात ध्यान रखनी है, हमारे पास कंडीशन ये है, ये इसके अंदर हम चल रहे हैं, सबसेट है, सॉरी सबसेट है IN लेस देन M, तो जिसको लेंगे उससे कम ही लेना पड़ेगा, इस कंडीशन को ध्यान रख करके। इसीलिए जब 2 को हम ले गए तो 1 एलिमेंट पर, लेकिन 2 किससे आएगा? इसी 2 में से कोई एक आएगा, क्योंकि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, इसलिए 2C1 आ गया, 2 ऑप्शन आ गया। F1 अब रह गया, क्योंकि इसका भी कहानी नहीं हो करेंगे हम, तो ये फंक्शन नहीं रह जाएगा, हर एलिमेंट को अटैच करना है। हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, वो एम्प्टी सेट से जाके कनेक्ट हो गया, यानी फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 720 आ गया। अब टोटल, जैसे फर्स्ट केस जो आया था उसको ऑब्जर्व करो, इतना आया था, इसमें 4 केसेस बनेगी, हर केस में 360 आया था, और लास्ट में 720 आया था। इस तरह से ऐड करेंगे तो 3240 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप सोचेंगे तो ये समझ आ जाएगा किस तरह से सारी चीज़ एक्सप्लेन हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ना, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ, देखिए आसानी से, लिमिट का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन भी यूज है। इसको करने का तरीका देख लेते हैं। देखो आप, क्वेश्चन क्या हमारा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दे तो और क्लियर हो जाएगा। x टेंस टू 0 है ना, ऐसे 0 से x कर लेते हैं, t³ कर लेते हैं, t का पावर 6 + 1 कर लेते हैं, 48 कर लेते हैं और x की पावर 4 कर लेते हैं। ठीक, अब जब भी हम लिमिट निकालते हैं इसके फॉर्म देखते हैं किस फॉर्म में हमारी लिमिट है। हमने रखा 0 रखा, ऊपर तो 0 आएगा, नीचे 0 आएगा, 0/0 आ गया। अब क्या यूज़ करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करो, कहानी बना देगा। एल हॉस्पिटल यूज़ किया हमने, डिफ्रेंशिएट कर दिया। देखो आप, जब डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो 48 आ जाएगा, x³ आ जाएगा, 1 + x⁴ आ जाएगा और 4x³ आ गया ना, x³ कट गया भाई, देखो ये कट गया, यहाँ से ऐसे काट लो, कट गया, आ गया, बैल रख दो, 48/4, यानी क्या आंसर आ गया? 12 आ गया। तो इस तरह से पूरा हमने पेपर को एनालिसिस कर दिया बेटा। एनालिसिस करने में हमने ये देखा कि बहुत से क्वेश्चन इसमें डिफ़िकल्ट थे, कुछ सिंपल भी थे, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिंग थे। हमें एग्जामिनेशन में करना क्या है वो बहुत समझ के ध्यान रखना है। क्वेश्चन करते समय आपने फील किया या आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत आराम से बन जाते हैं। हमें पेपर में उन सभी क्वेश्चन को पहले चूज़ करना है। करना क्या है? पहले चूज़ करना है जो आराम से बन सकें, जिसमें बहुत डिफ़िकल्टी लेवल जिसकी ज़्यादा नहीं है। उन क्वेश्चन को कभी अटेम्प्ट नहीं करना है जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, उसमें टाइम लग जाए। पहले आप क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन उसको देख लो बहुत तेज़ी से, और देखने के बाद जो सिंपल क्वेश्चन है जो आपने आ रहे हैं उनको पहले अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद आगे बात देखो। कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं उसको आप कर सकते हो, आपको आइडिया आ रहा है, फिर उसको करो। इस तरह से पेपर को हमेशा सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।